जोसेफ ने तीन पेशगोई की हैं, मैं तीनों पहले दोहरा दूं फिर मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा कि अफवाज वापस बुला लेंगे और ट्रंप माफ़ी मांग लेंगे, ईरान पे न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा, और तीसरा ये कि एक जूश स्टेट जो है वो, सॉरी, एक नॉन जूश स्टेट जो है वो कायम हो जाएगी और जिसमें तमाम लोग हंसी खुशी रहने लगेंगे। 2026 में तो वंस अगेन मेरे पास भी कोई जामे जमशेद नहीं हो सकता, बिल्कुल ही गलत साबित हो जाए और शोज़ साहब बिल्कुल ठीक साबित हो जाए, बट 2026 में कम से कम इन तीनों में से तो कोई काम नहीं होने, खुद आशिफ भाई मानता हूँ। अपनी पेज को भी ये तो तीन बताएं। काम नहीं हो रहे, ये तीन काम ठीक है नहीं हो ठीक है, रहे। तो तो अगर पेश मेरा गोइयां अपना ख्याल, मेरा काफी। अपना मेरा हाँ। मेरा अपना ख्याल, मेरा अपना ख्याल ये है। आज मैंने जो जिस जो बुनियादी थीम है या उन्वान है, वो मैंने रखा है कि ये जो जंग शुरू हुई है, तो जंग जो है 19 दिन के बाद मकासिद, नताइज और मुमकिना मंजरनामे। तो आज हमारे साथ जो हजरात मौजूद है, हमारे देखने सुनने वाले सबको मालूम है। तो अगर हम ये बात शुरू करें आशीष साहब कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप इस जंग के पस मंजर के तौर पर, यानी हम अब ये नहीं देखते कि ट्रम्प का अपना क्या बयान था, ईरान के क्या वो थे, आप इन चीजों को बहुत गहरी निगाह से देखते हैं, तो अगर हम आपसे ये पूछे कि भाई आपको क्या लगता है कि इस जंग का मकसद क्या था, यानी फिर हम बात में आएंगे भाई इन्होंने ये कहा, उन्होंने यानी जो पूरी मिडिल ईस्ट की तारीख है इनकलाब ईरान के बाद से अभी तक, और पूरे मिडिल ईस्ट पे जो ईरान से लोगों को मसाइल हैं या ईरान को जिन ममालिक से मसाइल है, फिर उसके बाद ये पूरी तारीख हमारे सामने मौजूद है। इस सब को सामने रख के अगर हम आपसे पूछे कि भाई क्या हो सकता था ये। अच्छा देखिए भाई, मैं उसमें दो तीन चीज़ें आपके सामने इसमें रखना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये कि जंग में जो मकासद दुनिया को सुनाने के लिए रखे जाते हैं ना, वो तो प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा होते हैं। उनमें अमूमी तौर पर कोई सदाकत जो है वो पाई नहीं जाती। जंग जो है जिन मकासद के लिए, हसूल के लिए लड़ी जाती है, वो मकासद आम जनता से अमूमी तौर पर पोशीदा रखे जाते हैं, क्योंकि वो इतने ब्लंट होते हैं कि लोग उसमें सपोर्ट आपको दे नहीं पाते। इराक में आज हम सबको पता है कि किसी किस्म के कोई वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन मौजूद नहीं थे, लेकिन हमने इतना बड़ा बयानिया वहाँ पे खड़ा कर दिया और उन्होंने हमला कर दिया। जो 9/11 हुआ, 9/11 में तमाम के तमाम जो हाईजैकर्स थे वो सऊदीज थे, लेकिन आपने हमला जो है वो सऊदी अरब पे नहीं किया, आपने हमला कुछ और ममालिक पे कर दिया उसके बाद 9/11 का, चूंकि बदला आपने लेना था, अपने अवाम को, अपने वोटर को मुतमईन करना था। मैंने कुछ दिन पहले कहीं शाम्स जॉनसन की एक बात लिखी थी, उसने कहा था कि जो आपका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ना, बुनियादी तौर पर एक वक्त आने के बाद जब अमेरिका की मीशत इतनी इम्प्रूव हो गई और अमेरिका की मीशत को उस नहज तक, टेक्नोलॉजी में वहां तक पहुंचने में 100 साल से ज़्यादा का अरसा लगा एक्चुअली। जब ये 18वीं सदी में आज़ाद होता है अमेरिका, उसके बाद आपको पता है कि जो बुनियादी इनकलाब अमेरिका में है वो रेल रोड वगैरह की मुनासबत से आया, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स आए अमेरिका के अंदर, चूंकि, और अब दूसरा फ़ायदा अमेरिका को ये था कि वो बाकी दुनिया से बहुत परे था, तो किसी भी जंग में उसके इन्वॉल्व होने की उस वक्त तक ज़रूरत नहीं पड़ती थी जब तक वो खुद इन्वॉल्व ना हो जाए। जापान भी अगर पर्ल हार्बर पे हमला ना करता तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ होते, बिकॉज अमेरिका को ना उस वक्त तक कूदने की कोई ज़रूरत पेश आ रही थी, ना वो कूदना चाहते थे। और उसके बाद उसके नतीजा जो है हमने आखिर में देखा कि दो एटमी धमाके जो हैं, जो दुनिया ने पहली दफ़ा देखे, और आज तक जो है कोई भी हसास इंसान जब उसको देखता है तो वो उसका कोई जस्टिफिकेशन जो है, वो जो मर्जी आप जस्टिफिकेशन उसकी आज बना लें कि जंग ख़त्म करना मकसद था, ये जो कुछ भी था, लेकिन हम उसकी कोई जस्टिफिकेशन को कबूल नहीं कर पाते। जिस तरह हॉलोकॉस्ट की कोई जस्टिफिकेशन आप कबूल नहीं कर पाएंगे, इस तरह अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं न्यूक्लियर वॉरफेयर की कोई जस्टिफिकेशन कबूल नहीं कर सकूंगा, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो मेरा अपना ख्याल तो ये है कि जो बुनियादी मकासद जो इस वक्त बताए गए, अब जाहिर है उसके अंदर हमें नज़र ही आता है कि ईरान की मुदाखलत तो है, ईरान की प्रॉक्सीज तो हैं, ईरान मर्ग बर अमेरिका और मर्ग बर इसराइल का नारा तो लगा रहा है, और 1979 से लगा रहा है, और वो इसलिए लगा रहा है कि उसके बगैर जो वहाँ पे रजीम, जिसको हम जिस वक्त रजीम का नाम हम बहुत अब यूज़ करना शुरू हो गए हैं, उस रजीम के पास इसके अलावा कोई नारा बेचने को है नहीं। क्योंकि बुनियादी तौर पर बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो उन्होंने, जब इनकलाब ईरान आया तो उसके बाद जब हाईजैक किया, तो हाईजैक उन्होंने उसी नारे की बुनियाद पे किया और उसी नारे को उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, और उससे वो उभर के कभी देख ही नहीं सके। इसराइल के लिए बुनियादी तौर पर आपको पता है कि जितनी जंगें हुई हैं, वो थ्रेट जो है वो उनके पड़ोसी अरब ममालिक से ज़्यादा था और ईरान से कम था जब शुरू के आपके ईरान जो इसराइल का दौर है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वो तकरीबन कहानी रिवर्स हो चुकी हुई है, और इब्राहिम अकॉर्ड्स के बाद, या इब्राहिम अकॉर्ड्स जिस हद तक भी, जिस नहज तक भी पहुंच चुके हैं,
तो अरबों के साथ इसराइल के ताल्लुकात अब उस तरह के नहीं हैं, या उस तरह के खतरे वो उनसे महसूस नहीं करते जिस तरह के वो अब ईरान से खतरा वो महसूस करते हैं, बिकॉज ईरान के नैरेटिव के अंदर वो बात अपनी जगह मौजूद है। ये सारी बातें अपनी जगह है, और इसका बहाना बनाकर आप हमला कर सकते हैं, और हमला किया भी गया। लेकिन ये बड़ी बेवकूफ़ी की बात है कि आप न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के करीब पहुंच गए थे, आप कोई इसराइल के अंदर मुदाखलत करने लगे थे, आप कोई मिसाइल जो है वो अमेरिका के ऊपर दागने लगे थे। इस किस्म की कोई बात या कोई जस्टिफिकेशन या कोई हमें कंक्रीट प्रूफ कहीं से नज़र नहीं आता। अभी 2 दिन पहले जो आपकी बयानात जो बयान जो आया है, क्या नाम है उन खातून का, उन्होंने पाकिस्तान को भी, अल्लाह का शुक्र है, उसी में ब्रैकेट कर दिया कि पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, चीन, रूस और ईरान जो है बड़े मिसाइल बना रहे हैं। और एक्चुअली इत्तेफाक से आज मेरी बेटी ने उसके ऊपर वीडियो की है कि हमारे तो मिसाइल जो है 2,000 किलोमीटर से बड़े हैं ही नहीं। हमें अमेरिका से क्या लेना देना, हमें तो इसराइल से भी कुछ लेना देना नहीं। हमारी सारी जो है वो इंडिया सेंट्रिक है। वो भी बेवकूफ़ी की बात है, बट हमारी बेसिकली तमाम की तमाम तैयारी इंडिया सेंट्रिक है, और चाइना भी हमें उसी पर्सपेक्टिव में देखता है जो टेक्नोलॉजी हमने चाइना से ली है। तो इसमें दो ही बुनियादी मकासद समझ में आते हैं। हो सकता है शोजिब साहब उससे गैर मुत्तफिक हों। एक ये है कि जो मिलिट्री, जो अस्करी दिफाई ढांचा है अमेरिका का, या वेस्ट का जिसे हम कह लें, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं, उसके बहुत मफाद में ये होता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं जंग लगी रहे। ये 20 साल अफगानिस्तान में जंग लगी रहे, ये वियतनाम में जंग लगी रहे, ये कोरिया में जंग लगी रहे, जहां मर्जी जंग लगी रहे, बट जंग लगी रहनी चाहिए। और जंग के नतीजे में कुछ लोगों को और कुछ ममालिक को खतरा भी महसूस होता रहना चाहिए। तो आपके पैसे बड़े अच्छे बन जाते हैं। एक तो ये है। और दूसरा जो मसला है जो कि शायद बैकफायर कर जाए, वो बुनियादी तौर पे ऑयल रिजर्व्स के हवाले से हो सकता है। कि ऑयल रिजर्व्स में जाहिर है ईरान का एक रोल है बहुत बड़ा। तो वो कंट्रोल जो है वो किस हद तक हम एग्जर्ट कर सकते हैं, अगर उसकी कोई बहुत बड़ी एविडेंस हमें अभी तक नहीं मिली। लेकिन यही दो वजूहात हमें समझ आती हैं। तीसरी जो वजह मुझे इस वक्त समझ आती है वो जनाब ट्रंप का इंतहाई अनप्रडिक्टेबल होना है। कि उनका जो दिल, और वो मेरा ख्याल है शायद सबसे इंपॉर्टेंट वजह है कि उनका एक दिन सुबह दिल किया होगा कि मैं ईरान पे हमला कर दूं, तो उन्होंने हमला कर दिया। ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट वजह हो। क्योंकि उनकी अमूमी तौर पे बहुत से एक्शंस जो हैं, उसकी कोई सियासी डिप्लोमेटिक सेंस जो है अक्सर औकात नहीं बनती। इसराइल तो बिल्कुल चाहेगा कि ईरान का थ्रेट जो है वो मिनिमाइज या मिटिगेट होता रहे, लेकिन वो खुद उसके बस की बात नहीं, उसने अमेरिका को इस्तेमाल करना है। तो शायद पिछले सदूर जो है वो इस्तेमाल इस तरह नहीं हो सके। और ट्रम्प साहब जो हैं उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने एक शुरू करनी थी कहानी, उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने 8 जंगें बंद कराई हैं, तो एक जंग शुरू करा दी तो क्या हो गया। मतलब हिसाब चलें कहीं ये। बराबर भी तो करना होता है। तो जी मेरा ये शोजब। बेसिकली ये मेरी मेरी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, पता नहीं ये ठीक है कि नहीं है, शोजब साहब आपको बेहतर बता ठीक सकेंगे। ठीक, नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छे से पस मंजर के साथ साथ यही बताया। जी शोजब साहब, आप बताएं ना जरा, इस पे आपके ख्यालात आलिया क्या हैं। आप अब आपकी आवाज मेरे ख्याल से नहीं आ रही, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी। नहीं, मैंने कहा कि देखे, एक तो वो मकासद या अहदाफ है ना जो ट्रम्प बता रहे हैं, आप ट्रम्प के लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, भाई कभी कुछ कह रहे हैं। उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे आप दोनों से। लेकिन अगर आप चूंकि मिडिल ईस्ट और इन सब चीजों को बहुत अच्छे अंदाज से कवर करते आ रहे हो, इसके ऊपर आपका बहुत मुताला वगैरह भी है, तो अगर हम आपसे पूछे भाई आप क्या समझते हैं, मतलब जंग के क्या मकासद थे, उनके जो उनके बताए मकासद उससे हट के, जैसे हाशिर साहब ने दो तीन चीजें बताई, जाहिर सी बात है ये तो ना अमेरिका बोलेगा हमने इसको पेश नजर रख के जंग की, ना इसराइल बोलेगा ना कोई और। तो आप क्या समझते हैं इसका? बहुत शुक्रिया। मेरे इस मामले में दो ख्यालात हैं, दो हम्म। मुतवाज़ी ख्यालात हैं। एक ये कि दुनिया में तेल, पिछली 20वीं सदी जो हमारी गुजर रही है और अभी 21वीं सदी में हम दाखिल हुए हैं, दुनिया में तेल मईशत का और मसनूआत का लाजमी जुज़्व ला यनफ़क है। उसके बगैर तो वो चलते नहीं है। एनर्जी के बगैर दुनिया का कारोबार मईशत नहीं चल सकता। और दुनिया की एनर्जी में ईरान का गैस के हवाले से और तेल के हवाले से, दोनों हवालों से उसका बड़ा मेजर शेयर है, क्योंकि वो दुनिया में दूसरा तीसरा बड़ा गैस पैदा करने वाला मुल्क है और तीसरा चौथा गालिबन वो तेल पैदा करने वाला मुल्क है। और उसकी मईशत पिछले 47 सालों से, जो आलमी माशी निज़ाम है, जो पेट्रो डॉलर इकानमी अमेरिका चलाता है, वो उसकी मईशत, ईरान उसमें हिस्सा नहीं है। ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, ईरान अपना तेल छुप के बेचता है और महज चीन को बेचता है, या रूस के साथ उसके मामलात हैं। तो अमेरिका के बनाए हुए माशी निज़ाम में ईरान को वापस लाना, ताकि ईरान अमरीकी मफादात के लिए काम करे। जिस तरह इससे पहले वेनेजुएला, जो दुनिया में तेल पैदा करने वाले पहले 3 बड़े मुल्कों में से एक है, उसका तेल पिछले 27-28 सालों से अमेरिका के माशी निज़ाम में
शामिल नहीं हो रहा था, तो अब वो हो गया। और पहली दफा ऐसा हुआ पिछले हफ्ते, 10 दिन पहले की बात है कि वेनेजुएला से तेल जो है वो इसराइल की बंदरगाह ईलात पहुंचा, और ये कोई 30 सालों के बाद हुआ था। और पहली दफा ऐसा हुआ है कि 2 हफ्तों से वेनेजुएला का जो तेल है वो चीन नहीं जा रहा, हालांकि वो मुसलसल चीन जा रहा था। तो चीन की मईशत को, जो कि अब बहुत बढ़ चुकी है और वो बरह रास्त अमेरिका के सामने आ जाती है, बल्कि आगे जो आगे की दुनिया है, एआई की दुनिया है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया है, ये जो मुस्तकबिल की, जिसे आप चौथा सनती इनकलाब कह रहे हैं, तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में चाइना बतौर मईशत, चाइना बतौर प्रोड्यूसर और चाइना बतौर डिप्लोमेटिक पावर, बहुत ज्यादा उसके जो मसल्स हैं वो बहुत मजबूत हो चुके। तो वेनेजुएला को रोकना और उसके बाद अब ईरान को रोकना, दरअसल चीन और रूस की बढ़ती हुई ताकत को रोकने की एक कोशिश है। ये है खालिस्तन सियासी और तस्वीराती मकासद। इसका ना किसी मजहब से कोई ताल्लुक है और ना इसका किसी नजरिए से कोई ताल्लुक है। जहां तक इसमें मजहब और नजरिए का मसला है, तो वो हम जानते हैं कि वजीर आजम नेतन्याहू खुद, उन्होंने परसों कहा है कि मैं 40 साल से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। तो मैंने एक नौजवान नेतन्याहू को मिड 80s में सोवियत यूनियन के खिलाफ बात करते हुए किसी प्रोग्राम में उसका कोई क्लिप देखा। फिर 90 की दहाई के आगाज में वो जब 40-45 साल के थे, थोड़े हमारी एज के हो गए थे नेतन्याहू, तो उस वक्त भी वो बता रहे थे कि जी ये पहले इराक को खत्म करें, फिर लीबिया को खत्म करें, फिर शाम को खत्म करें, फिर ईरान को खत्म करें, आप देखें दुनिया में बहुत अमन हो जाएगा। तो इराक पे भी जंग हुई, लीबिया पे भी जंग हुई, शाम पे भी जंग हुई, और अब ईरान पे जंग हो रही है। और ईरान इस हवाले से बहुत दिलचस्प है कि ईरान 1923 में मौजूदा सरहदों के साथ एक रियासत या मुल्क के तौर पर दुनिया में सामने आता है, और जिसमें बाजार के लोग, यानी जो बिजनेस कम्युनिटी है और रिलीजियस कम्युनिटी जो है, जो सिविल सोसाइटी है, वो मिलजुल कर ये ईरान है इसको ऐसे चलाना है। और इस दौरान वो रजा शाह पहलवी के जो वालिद हैं उनकी हुकूमत है। फिर उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा जाता है और फिर मुसद्दिक जो है प्राइम मिनिस्टर, वो और लोगों के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं। और वो आने के बाद क्या कहते हैं कि जी ये जो ब्रिटिश ईरानियन पेट्रोलियम कंपनी है, ये जो ईरान नेशनल। के तेल को लेके जाती है, इसको हम नेशनलाइज करेंगे और कारोबार करते हैं, कोई बातचीत करते हैं। पहले उनके दौरान डायलॉग हुए कि जी हम ये कर लेते हैं कि 50-60, 50 हमारा, 50 आपका, 60 हमारा, 40 आपका, ये वो। तो बरतानवी हुकूमत और बरतानवी कंपनियां ईरान के साथ किसी भी कारोबारी शराकत पर, तेल के मामले पर आने पर रजामंद नहीं। सो उन्होंने तेल को नेशनलाइज किया। तेल को जब नेशनलाइज किया तो अब सारी दुनिया जानती है कि CIA ने और MI6 ने प्राइम मिनिस्टर मुसद्दिक के खिलाफ एक जो वो क्या कहते हैं बगावत, फौजी बगावत जो है, वो उसको उन्होंने तरतीब दिया। और उस बगावत के नतीजे में दोबारा से ईरान में बादशाहत को रिस्टोर किया गया। और ये जो अभी मौजूदा जो रजा पहलवी है उसका दादा बादशाह बनाया गया, फिर उसको हटाकर उसके बेटे को, जो यंग था, उसको लाया गया। और उस यंग बादशाह ने ईरान को इसराइल और अमेरिका का बहुत करीबी दोस्त बना दिया। तो सारी दुनिया जानती है कि एक जमाने तक सऊदी अरब उतना करीबी दोस्त नहीं था जितना करीबी दोस्त ईरान हुआ करता था। और इसराइल और ईरान, ये दो आंखें थी मशरिक वस्ता में अमेरिका की, मुनकर नकीर, एक दाना हाथ एक बाएं हाथ। फिर सवात की जो कार्रवाइयां हैं ईरान में, वो सबके सामने हैं, झुकी छुपी नहीं है कि ईरान की जो उस जमाने की बादशाह की हुकूमत थी वो बड़ी सख्त थी, बड़ी ये थी, बड़ी वो थी। और उससे उलमा तो तंग थे ही थे, बल्कि जो जमहूरियत नवाज लेफ्ट लीनिंग लोग जो हैं, जो मोनार्की के खिलाफ हैं, बादशाहत के खिलाफ हैं, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग होंगे, तोदे पार्टी का जिक्र होता है, वगैरह वगैरह। वो हम अगर हम लोहे अय्याम देखें तो हमें साफ समझ आता है, या सिब्त सिब्त हसन की इनकलाब ईरान, इन दोनों किताबों को पढ़ने से अंदाजा होता है कि लेफ्ट के लोगों का और पढ़े लिखे लोगों का और अली शरीयती का और फिर मुर्तजा मुतहरी का भी, मजहबी लोग, सेकुलर लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, दाएं बाजू के नौजवान तहरीक के लोग, वो सब बादशाह के खिलाफ हैं। और बिलाखिर बादशाह का तख्ता उल्टा जाता है। और बादशाह का तख्ता जब उल्ट दिया जाता है तो देखते हैं कि बादशाह जो कैंसर का इलाज करवाने अमेरिका गया है, अमेरिका उसको पनाह दे रहा है।
और अमेरिका उसको वापस नहीं कर रहा, और ईरानी हुकूमत कह रही है कि जी हमारा हमें वो बंदा वापस करें, हमने इसके खिलाफ मुकदमे चलाने हैं। अमेरिका सिर्फ यही नहीं कि उसको वापस नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिकी एम्बेसी के जो लोग हैं वो बकौल इनकलाबियों के हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। और फिर एक फिल्म है आर्गो, 2014-15 में आई थी, जिसको ऑस्कर भी मिला था ईरान के। वो अगर किसी ने कुछ पढ़ना नहीं है तो वो आर्गो देख लें। उसमें बड़ा दिलचस्पी से बताया गया है कि किस तरह लड़कों ने जाकर अमेरिकन एम्बेसी, यूनिवर्सिटी, तेहरान यूनिवर्सिटी के बच्चे जिनमें अहमदी नयाद भी है, उनकी जो अभी चंद साल पहले नायब सदर थी मासूमा खातून, वो भी उसमें थी। उन लोगों ने जाकर 444 दिनों के लिए वो अम्बेसी के जो मुलाजमीन थे उनको पकड़ लिया, और मुज़ाकरात कोई नहीं हुए। ईरान ने भी कहा कि नहीं, पहले हमें बादशाह वापस करें फिर अपने लोग लेकर जाएं। इस दौरान सदर जिमी कार्टर ने ईरान के खिलाफ एक फौजी मंसूबा बनाया, ऑपरेशन ईगल क्ला के नाम से, और चंद सौ फौजी और साथ में हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर भेजे, मगर वो हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए और सहरा में वो कई फौजी मारे गए और बाकी जो है वो जान बचा के भाग गए। तो इस तरह की एक तारीख अमेरिका और ईरान के दरमियान एग्जिस्ट करती है। फिर जैसे हमारे अरब दोस्त कहते हैं कि जी इसराइल का मसला या फ़लस्तीन का मसला ईरान इसलिए उठाता है कि ईरान मशरिक़ वस्ता में अपने आप को रेलेवेंट रख सके, क्योंकि मशरिक़ वस्ता की अवाम कुछ और चाहती है और वहाँ की जो बादशाहतें हैं उनके कुछ और मफादात हैं। तो अवाम के साथ अपने आप को अटैच रखने के लिए, और फिर मेरे ख्याल से अरब दुनिया से ज्यादा हटके ये मसला लबनान और इराक और बहरीन के शियों का है, क्योंकि ईरान अपने आप को विलायत फ़कीह के हवाले से एक शिया नुमाइंदा रियासत के तौर पर लोगों से तस्लीम करवाना चाहता है, और दुनिया भर के शिया, चाहे वो विलायत फ़कीह के उन मानों में कायल हैं या नहीं जिन मानों में ईरान के जो विलायत फ़कीह के आप ईरान का पैरोकार हैं। मौकफ कमजोर कर रहे हैं शोजब साहब। पिछले प्रोग्राम में भी आपने ये बात की थी, ईरान का मौकफ है वली अम्र मुस्लिमीन जहां, वली अम्र शियान जहां नहीं है। उनका अपना ऑफिशियल मौकफ ये है। तो आप ये फरमा रहे हैं कि आप उनका ऑफिशियल मौकफ से इत्तेफाक नहीं करते, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ बाकी शियाओं का। बाकी मुसलमान, आपसे किसने कहा बाकी मुसलमान है? नहीं तो आप, ये एक तो ये नुक्ता नजर है जो आशिर भाई का है, इसमें भी इसमें भी ज़ाहिर है एक वजन है। लेकिन लेकिन इससे हटकर आप देखें तो लुबनान के शियों, इराक के शियों और बहरीन के शियों की हिमायत के अलावा, या पाकिस्तान के शियों की जो एक ईरान की तरफ से हिमायत की पॉलिसी है, उसके अलावा कश्मीर की सुन्नी मुसलमानों की हिमायत के लिए ईरान ने कहा आपको, मतलब ईरान के ईरान के नहीं तो नजदीक दुनिया फलस्तीन तो भर शिया नहीं है ना, मैं फलस्तीन तो अच्छा, भाई अगर आप कट्टर वहाबी। तनाजा मैं इस लबनान की, यार एक सेकंड मुझे बात खत्म कर लेने देना शमसुद्दीन, जी बात अच्छा मुकम्मल हो जी। जाए फिर। तो लबनान की 30-35% आबादी शिया है वहां। मूसा सदर गए थे और उन्होंने अमल बनाई थी, फिर अमल के बाद अब्बास मूसवी ने हिजबुल्लाह बनाई। अब्बास मूसवी इनकलाबी थे, उनका ईरान से एक तल्लुक है। ये सारी फलस्तीन का जो थिएटर है, उसमें अगर हिजबुल्लाह और अमल और लबनान के शियों को निकाल दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ईरान की इन्वॉल्वमेंट उतनी ज्यादा नजर नहीं आएगी जितनी इस वजह से है कि वहां हिजबुल्लाह और शिया हैं। बहरीन में जो कुछ है वो शियों के लिए है, इराक में जो कुछ है। तो एक शिया उसका एंगल है, दूसरा उसका इस्तेमार दुश्मनी या इनकलाब का जो फलसफा है उसका एंगल है। तो ये सारी चीजें मिलजुल कर इस तनाज़े को बढ़ावा देती हैं। नेतन्याहू का ज़ायनिस्ट एजेंडा, फिर इस इन साहब जो ट्रम्प साहब हैं, इनके दामाद जैरेड कुशनर हैं, इनके दोस्त स्टीव विटकोफ हैं, इनकी बेटी इवानिका है, ये सारे लोग जो हैं वो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं। और जो इसराइल में मौजूदा हुकूमत है वो क्या कहते हैं, राइट हैंड जू ज़ायनिज्म पर मानने वाले शदीद कट्टर किस्म के लोग हैं। तो ये मेरे ख्याल से शिया इस्लाम की पॉलिटिकल तशबीह और क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म की जो पॉलिटिकल तशबीह है, ये बज़ाहिर इन तीनों की लड़ाई है, और इसके पीछे वही जो दुनिया भर में चलता चला आया है अजल चलिए, से, मईशत की लड़ाई। मैं अब चले बहरहाल। मैं जी मैं अगर अगर आप जी, आप सवाल करना चाह रहे हैं या मैं इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं? चले, आप इसी को आगे बढ़ा ले, फिर मैं इन दोनों इस पे एक सवाल करके फिर अगले टॉपिक पे जाऊंगा। अच्छा, उसमें एक तो मसला ये हुआ कि वो फ़लस्तीन दोबारा आ गया ना घूम फिर के, तो वो पिछली दफ़ा की तरह। तो उससे कोशिश करें, क्योंकि वो एक बिल्कुल एक सेपरेट गुफ्तगू का मुतकाज़ी है, तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। अच्छा, दो तीन बातें ना, एक तो शोएब साहब ने जो शुरू किया वो बात से मैं उनकी बिल्कुल मुतफिक हूँ, पेट्रो डॉलर। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है, और ये मैं एज 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 अ फाइनेंशियल एनालिस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि पेट्रो डॉलर इकोनॉमी जो है,
ग्लोबली वो ऑन अ डिक्लाइन है एक्चुअली। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ राइजिंग नाउ, इट इज़ ऑन अ डिक्लाइन नाउ। अब पेट्रो डॉलर इकोनॉमी जो है वो अगले 20 साल में दुनिया के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी जितनी आज के दिन इंपॉर्टेंट है, या जितनी आज से 20 साल पहले इंपॉर्टेंट थी। ये एक फैक्चुअल बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी इकोनॉमिस्ट इससे डिसएग्री नहीं करेगा दुनिया का आपका। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि अगर ये मकसद था, अगेन, ना ये शोजब को भाई को पता है, ना ये मुझे पता है, ना आपको पता है, हम तो सिर्फ हवा में तीर ही चला रहे हैं कि मकसद एक्चुअली था क्या, या वो जो कबाल जिसे हम कहते हैं उसने बैठ के क्या सोचा होगा कि क्यों ये जंग छेड़नी है। तो हमारा तो अंदाजा ही है ना। तो अगर इसराइल को जो उनकी जो उन्होंने बात की कि ईरान को उस पेट्रो डॉलर इकोनॉमी के अंदर वापस लाना था, तो एक्चुअली जिस जो जंग से पहले हालात जहां पर पहुंच चुके थे ईरानी इकोनॉमी के, और जिस तरह की बातचीत उन दिनों हो रही थी, बरतानवी एनवॉय से भी कुछ दिन पहले बात हुई, तो ये लग रहा था कि ईरान को अमन से और बड़े सुकून से उस फोल्ड में वापस लाया जा सकता है, और ईरान विलिंग भी था उस वक्त। तो अगर ये मकसद था तो फिर जंग छेड़ना जो है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, बिकॉज जंग छेड़ने के बाद तो एक्चुअली जो 20% ऑयल इस साइड पे आता था, जो हुर्मुज स्टेट से आता था, वो भी ब्लॉक हो गया। अगर जो दूसरी तरफ से जा रहा है ऑयल, उसमें कोई मसला नहीं है, वो हम लोगों को नहीं पता, हमें लगता है कि सारा ऑयल जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज से ही जाता है, जबकि उस रीजन का जो 20% ऑयल है वो ब्लॉक हुआ है, और उसमें भी वो इजाज़त दे रहे हैं। अभी देखिए उन्होंने इंडिया के जहाज़ आने दिए, उन्होंने उन्होंने चाइना वाले जहाज़ जो हैं उनको आने दिया, पता नहीं हमारा कोई जहाज़ है कि नहीं है। हमारे भी और जैसे। उसे आने दिया नहीं उसे, तो नहीं, वो हमारा भी एक जहाज था जिसका नाम था कराची, वो भी मतलब आने दिया वो भी हमने, उन्होंने, देखा। जी जी जी, वो 2 दिन पहले वो खबर मैंने देखी थी। खैर एनीवेज, तो वो कोई कोई इतनी बड़ी वो कहानी नहीं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर तो ये मकसद था कि ईरान को फोल्ड में वापस लाया जाए, या जो पेट्रोल डॉलर इकोनॉमी है उसके अंदर वापस लाया जाए, तो वो अमन से ज्यादा होने वाला मसला था। और दूसरा बात ये कि पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइसेस का जो है ना वो नुकसान दुनिया भर की इकोनॉमी को होता है, और वन वे और दी अदर उसमें अमेरिकन इकोनॉमी भी हर्ट होती है, और वो हर्ट हुई है इस वक्त। जो राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस हैं, तो ये किसी के मफाद में नहीं है कि पेट्रोल प्राइसेस जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। आपको याद होगा, बल्कि हम सबको पता है कि ये बेसिकली पेट्रोल को इस पूरे रीजन ने एक जमाने में पूरी दुनिया के अगेंस्ट वेपन के तौर पे यूज किया था। जब पेट्रो डॉलर इकोनॉमी का लफ्ज इस्तेमाल होना शुरू हुआ, तो बेसिकली इस्तेमाल होना चाहिए, कल के अरब, कल के बिद्दू जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया भर को घुटनों पे लाने के लिए, पेट्रोल को एज अ वेपन के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो उसकी वेपनाइजेशन मेरा ख्याल है शायद किसी के भी मफाद में नहीं थी, मेरा नहीं ख्याल कि शायद वो वजह है। अलबत्ता अपना कंट्रोल किस हद तक उस पर लेकर आना है, गैस पाइपलाइंस को कैसे कंट्रोल करना है, कोई ऐसे मुआहदे जो रशिया या चाइना की तरफ हो रहे हैं उनको सबवर्ट किस तरह करना है। आपको पता है पाकिस्तान की जो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन है वो कब से कटाई में पड़ी है, जिसकी हमें शदीद ज़रूरत है, हम साथ से नहीं ले सकते। 5-7 रुपए लीटर पेट्रोल है, हम 320 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं, हमारे साथ है, हम उनसे अगर इंपोर्ट करना शुरू कर दें तो आपको पता है पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ जाएंगी, बहुत नीचे चली जाएंगी, लेकिन हम बहुत दूर से पेट्रोल मंगाते हैं। तो वो मसाइल अपनी जगह हो सकते हैं, बट ये एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, एक पूरा इकोनॉमिक सिनेरियो है जिसको किसी वक्त डिसाइफर करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। इसमें दो बातें, चूंकि शौजब ने शुरू में जो बात की उन्होंने कहा ये मजहब की जंग नहीं है, लेकिन आखिर तक आते आते उनका फिर वो थोड़ा सा मजहबी एंगल जो है वो उन्होंने कहा कि शायद ये भी उसकी वजूहात में हो, जिसमें क्रिश्चियन जायनिस्ट हो गए या ज्यूश जायनिस्ट हो गए, या यहाँ पे जो है आपकी विलायत फ़कीह वाला कॉन्सेप्ट है, या शिया पॉलिटिकल इस्लाम है। अच्छा, दो तीन चीज़ें ना मुझे बाज़ औक़ात बड़ी फैसिनेट करती हैं। एक तो ये कि मतलब आगे तो मैंने पिछली दफ़ा भी हवाला दिया था, मैं उनको लेजिटमाइज नहीं करना चाहता उन साहब को, इसलिए उनका नाम नहीं मैं ले रहा। पिछली दफ़ा भी उन्होंने शोज़ब भाई ने नाम ले दिया था, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा चाह रहा था कि मैं कुछ लोगों को लेजिटमाइज करने में कोई खास दिलचस्पी रखता नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने वो तहजीबी, लेकिन बहुत लोग फॉलो करते हैं, मतलब हमारे एक और अबू धाबी के कारी साहब हैं, उन्होंने कल जो है पूरा तकरीबन इसराइल तबाह कर दिया अपनी फेसबुक पोस्ट के अंदर। तो और एक और साहब जिन्होंने पिछली बार तहजीबी नरगिस की, उन्होंने कहा जी ईरान जो है वो ईरान की बड़ी शनाख्त है, और ईरान ने जब इस्लाम भी कबूल किया और इस्लाम में कन्वर्ट भी हुआ, तो उन्होंने फैसला किया कि उनका ईरान इस्लाम वो होना चाहिए जो अरबों के मुकाबले उनकी तहजीब के साथ खड़ा हो जाए। तो अब मसला ये होता है कि अगर आपने पढ़ा छड़ा नहीं होती तारीख, तो फिर आपका पढ़ा 900 साल तक ईरान वॉज ए सुन्नी कंट्री, यस। 8% शिया थे। 1501 तक 8% शिया थे, और सारा का सारा सुन्नी मुल्क था। जो शिया कन्वर्जन इस्लाम की हुई है वो ऑर्गेनिक तो है ही नहीं, वो तो परसिक्यूशन से हुई है। एक एक शहर में 4-4 5-5 हज़ार आपने सुन्नी उलमा मारे हैं, उनकी इज्तिमाई खबरें बनाई हैं, रिकॉर्ड पे हैं, डॉक्यूमेंटेड है। इस हद तक परसिक्यूशन करके आपने लोगों को सफ़ी डायनेस्टी ने, शाह इस्माइल ने और बाद में तहमासप ने, उन्होंने कबूल करवाया कि नहीं तुम बनो शिया। तो ये शिया तो इस तरह बने, ये तो जबर के जबरी शिया हैं सारे। तो ये कोई 1501 900 साल तक ना कोई करबलाई रिश्ता था इनका, ना इन्हें किसी को हुसैन का को पता था, ना इन्होंने को मातम करना था, ना कुछ करना था। तो आज के दिन वो ऐसे होता है जैसे पता नहीं पहले दिन से यही इस्लाम के मुहाफिज हैं। ये इस्लाम के मुहाफिज नहीं है, ये एक तारीख का जबर था कि ये शिया बन गए, इसमें इनका कोई कमाल नहीं है ईरानियों का।
अगर ये सफ़ी डायनेस्टीज उस वक्त जो है वो असना असली जो मजहब है इख्तियार ना करते, तो आज भी ईरान एक सुन्नी मुल्क होता। ये मैं बड़ी आपको उससे वसूख से बता रहा हूँ। नादिर शाह ने जब किया तो उस वक्त तक उसने, जाहिर है उसने फिर उतना जबर नहीं किया, बट उसने ऑप्शन दी कि सुन्नी हो जाओ। तब तक मेरा ख्याल है चूंकि जबर नहीं होगा, ये जो है चल रहा है जान दो, अब क्या फर्क पड़ता है, 200 साल बाद सुन्नी हो भी जाएंगे तो क्या हमें मिल जाएगा। बाद में उन्होंने इसको खड़ा किया और यूज किया, और आज के दिन तक पाकिस्तानी शिया ये समझते हैं कि पता नहीं शायद ईरान जो है पहले दिन से, ये मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, ये नैरेटिव है, ईरान पहले दिन से एक मुतवाजी इस्लाम लेके खड़ा हुआ है, जो असल इस्लाम है, जो इस्लाम की हिफाजत जो है ईरान कर रहा है, उसके पहरेदार बना हुआ है। ईरानी बेचारों को खुद पता नहीं है इस बात का। अभी 2 दिन पहले चंद दिन पहले मेरा ख्याल है इराक़ी का बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी 6,000 साल पुरानी हिस्ट्री है, 5,000 साल पुरानी हिस्ट्री है, 1,500 साल का इस्लाम है यार। तो बाकी के तुमने 4,500 साल कहाँ से निकाले? वो तुम्हारी वो डायनेस्टी है जिससे एक्चुअली तुम जुड़े हुए हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, हमारा एक मसला है पाकिस्तान का ना एक बड़ा सीरियस मसला है। 2 दिन पहले मैं एक डिफेंस एनालिस्ट इंडिया के, उसकी एक वो पॉडकास्ट कहीं सुन रहा था, तो उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। बात खैर वो कोई ऐसी नई बात नहीं है। उसने कहा पाकिस्तानियों का मसला जो है ना, पाकिस्तान का मसला आइडेंटिटी क्राइसिस है। पर्शियंस जो हैं, दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर हेरिटेज। अरब्स जो हैं उनकी एक पूरी दास्तान है और उसके साथ वो जुड़े हुए हैं। इंडियंस जो हैं उनकी भी वो एक गंगा जमुना तहजीब जहाँ पर है, और जो सिंधु उसकी तहजीब है, और हिंदू का लव्स इटसेल्फ जहाँ से वो डिराइव करते हैं इंडस से, और जो तो एक पूरी तहजीब है जिसके साथ जुड़े हुए हैं। तो उनकी उसके अंदर एक नजर आता है पैर खड़े हुए हैं उनके। पाकिस्तानियों की कोई तहजीब इस तरह की मौजूद ही नहीं है। जो तहजीब उनकी सचमुच मौजूद है उसके साथ वो जुड़ने को तैयार नहीं है। जो पाकिस्तान के शिया हैं वो जुड़ जाते हैं ईरानियों के साथ जाके, फॉर वट एवर रीजन। पाकिस्तान के जो सुन्नी है, अहले हदीस है, वो जाके जुड़ जाते हैं अरबों के साथ। इनकी प्रॉक्सी वॉर्स लड़ते रहते हैं। अपनी आइडेंटिटी इनकी जहां पे जिस खित्ते से उठे हैं ही नहीं। अभी हुमा कौकब बुखारी का कोई खातून है, उनका मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था, और ये बहुत से लोगों ने किया है, मेरे बहुत सारे जानने वालों ने। हमारे एक और शिया दोस्त है मतलब हॉलैंड में, तो उन्होंने भी एक दफ़ा कराया था कि आप डीएनए टेस्ट कराते हैं तो 1% भी आपका खून के अंदर, जो सादात हमारे मुल्क में है मौजूद, 1% भी उनके अंदर अरब ब्लड निकलता नहीं है। मतलब आप कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कर लेना, तो पाकिस्तान के अंदर अगर 300 सादात भी जेनवन निकल आए तो मैं बड़ा हैरान हूंगा। तो इधर तो हमारे यहाँ तो शायद 3 मिलियन होंगे सादात के हालात वो है। तो अच्छा, वो क्यों है? वो हम चूंकि आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, इसलिए हम जुड़ जाते हैं कहीं अभी अरबों से जाके, कभी ईरानियों से जाके जुड़ के। आज अगर मैं अब आपको बताऊं, ये मुशर्रफ ने कहा था सबसे पहले पाकिस्तान, हमारे यहाँ सबसे पहले पाकिस्तान नहीं है। हमारे यहाँ सबसे पहले बिल्कुल और डिफरेंट चीजें, और इसी वजह से हमारे एक कांस्टेंट क्राइसिस का हम शिकार हैं। मैंने पिछली दफा भी ये बात की थी, मैं आज ही बड़े वसूख से आपको कह रहा हूं, अगर कल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कोई झड़प हो जाती है, जो कि बिल्कुल हो सकती है, अफगानिस्तान के साथ हम लड़ रहे हैं ना, पहले हमारे बरादर मुल्क था, हम सपोर्ट कर रहे थे, हम उन्हें पाल रहे थे, हमारी तस्वीराती गहराई थी। आज हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। DGISPR कह रहे हैं कि एक पाकिस्तानी के खून के बदले हम 1,000 अफगानियों का खून भी बहा दें तो कोई मसला नहीं है। ये तो हम अब हम वहां पहुंच गए ना। जो अमेरिकन कहते थे, या किसी जमाने में जो रोमन्स कहते थे कि पूरी की पूरी तहजीब मलियामेट कर देंगे, तो हमारे एक बंदे को हाथ लगाओ, अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। मतलब नेशन स्टेट्स की यही आपकी सैंक्टिटी होती है कि हमारा बंदा जो है इंपॉर्टेंट है, हमने अपने बंदे को प्रोटेक्ट करना है। मैं पूरी दुनिया की प्रोटेक्शन का जिम्मा या ठेका नहीं ले सकता, वो अलग बात है। लेकिन आज लड़ाई हो जाती है पाकिस्तान ईरान की, पाकिस्तान के 90% असला असली शिया जो है वो ईरान की हिमायत में खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे पाकिस्तान वाले गलत है। ये बिल्कुल मैं भाई ईमानदारी हाफिज से साहब आपको ने बता। हाजिरी लगाई है उनकी। क्या? हाफिज साहब ने आज कल उनकी हाजिरी हुई है इसी जी जी, वो हाजिरी चक्कर में। करनी थी। अब मुझे पता नहीं हाजिरी किस पर्सपेक्टिव में हुई है, किस में नहीं हुई। अभी इन्होंने बात की कश्मीर वाली, मतलब मुझे बताए ना, मतलब हमें ईरान से जो बहुत मोहब्बत हमारी जागती है, बड़ी अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है किसी के साथ। मतलब गलत सही मैंने आपको बिल्कुल बताया, ये जंग जो है ये अनजस्टिफाइड वॉर है। इसकी हिमायत तो कोई इंसान, कोई शऊर रखने वाला शख्स कर ही नहीं सकता, और उसे मुखालफत करनी भी चाहिए। लेकिन किसी की मोहब्बत में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला को बहुत दीवाना होने की भी जरूरत नहीं है। ईरान की अफगानिस्तान जंग में ईरान और पाकिस्तान दो अपोजिंग धड़ों के साथ लड़ते रहे। ईरान शुमाली इत्तेहाद को सपोर्ट करता रहा, हम उनके बिल्कुल मुखालिफ पश्तून को यहाँ बैठ के सपोर्ट करते रहे, प्रॉक्सी वार वहाँ लड़ते रहे हम। कश्मीर के ऊपर 1994 में जब पहली दफ़ा OIC ने फैसला किया है कि UN में रेजोल्यूशन पास करनी है और इंडिया के खिलाफ, और लेकर गए, तो आपको पता है वो किसने ब्लॉक की? वो इंडिया ने ब्लॉक नहीं की, वो ईरान ने ब्लॉक की इंडिया के कहने के ऊपर। और ये बात है शाह के दौर की बात नहीं है, ये आपके खुमैनी साहब के दौर की बात है, खामनाई साहब से भी शायद पहले की बात नहीं नहीं आशिफ भाई, ये है। खामनाई साहब की, खामनाई साहब के खामनाई दौर की की बात है। अभी पिछले महीने नहीं इफ्तिखार नहीं, ये गिलानी, 1994 की बात हो रही है भाई, ये पुरानी बात है। इफ्तिखार इफ्तिखार गिलानी है ना, जो TRT उर्दू में होते हैं,
उन्होंने जी बहुत शानदार, एक जो अली गिलानी के दामाद हैं, उन्होंने एक बहुत शानदार मजमून लिखा कि इंडिया अभी जो कुछ ईरान के साथ कर रहा है वो कितना गलत है। ईरान ने एक जमाने में कश्मीर के मसले पर इंडिया की इतनी बड़ी हिमायत की थी जी ओआईसी बिल्कुल। में, ओआईसी जी में कि हिंदुस्तान, मतलब ओआईसी से इंडिया को आउट करवा रहा था पाकिस्तान, और जी करीब था बिल्कुल। कि इंडिया की बतौर मुबस्सर वहां से कुर्सी हटवा दी जाती। तो ये ईरान था जिसने जी एन बिल्कुल। टाइम पर जी इंडिया का साथ दिया, और यूं ओआईसी में बतौर मुबस्सर इंडिया की कुर्सी बच गई। अभी दो नहीं चले, वो तो पुरानी बात होगी ना। जी। जैशुल अदल इधर इधर ऑपरेट करता है। बीएलए की हम बहुत ऐसा ये कहते रहे कि बीएलए उधर ऑपरेट करता है। 2024 कितने साल, अभी तो साल भी नहीं, 1.5 साल गुजरा है। वो मिसाइल हमारे ऊपर मार रहे हैं, हम मिसाइल उनके ऊपर मार रहे हैं। तो हमारे स्ट्रेटेजिक मफाद कभी भी रिकनसाइल्ड नहीं थे। तो ये इस मैं मेरा मसला ये है कि इस आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से जो हमारे अंदर जो बहुत मोहब्बत के जज्बात जो इस वक्त जाग रहे हैं ना, उसको कभी पाकिस्तानियत की ऐनक लगा के या अपने मफाद की ऐनक लगा के भी देखना जरूरी है। आखिर में हमने इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क का खाना है, इस मुल्क में जॉब करनी है, इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता। बट ईरान मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न पाकिस्तान है। अगर ईरान के साथ खड़े होने में स्ट्रेटेजिक मफाद पाकिस्तान का है तो जरूर खड़े होइए। लेकिन ईरान ने कोई हमारे लिए कोई ऐसा कारनामा नहीं किया पिछले 50 60 70 साल में। खुमैनी साहब ने जिया साहब के बारे में मेरे क्या ख्यालात हैं आप सब जानते हैं। बट जिया वॉज माई ईवल। जिया इस मुल्क का ईवल था। किसी और मुल्क का ईवल आके जिया को मुंह पे धमकी कैसे दे सकता है कि तुम शियों के साथ यहाँ पे ये करोगे तो मैं करूंगा। तहरीक निफाज फ़िक़्ह जाफरिया को सपोर्ट फंड करना ईरान का काम क्यों है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर सिपाही साहबा खड़ी होती है, चले वो तो सिपाही मोहम्मद खड़ा करना ईरान का काम क्यों है? हथियार जो है खाना फरंगे ईरान से क्यों पाकिस्तान भर में सर्कुलेट ये तो हो रहे थे? इल्जामात है ना आशिर भाई, इल्जामात है। ये तो सर इल्जामात अगर की मेरे बात है ना। मतलब ये कि अच्छा इसमें नहीं है जिया साहब को खुमैनी साहब ये रिकॉर्ड की बात नहीं है। तहरीके नहीं निफाज नहीं, ये फ़िक़्ह असलहा जाफरिया का जब मिलना, दो ये लाख फंड लोगों मिलना, का ये सारा। जब जब नहीं जक़ात आसिफ की भाई ये, डिडक्शन के खिलाफ 2 लाख लोगों का जुलूस निकला था तो खुमैनी साहब की सपोर्ट रिकॉर्ड पे नहीं है। खाने ये तो फरंगे ईरान से जो पूरे मुल्क में नहीं होता नहीं था नहीं, जो खाना फरंग से नहीं, वो इराक के इराकी खाना एम्बेसी फरंग से। इस्तेमाल होता था। खाना फरंग टू दैट एक्सटेंट आर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन तक के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। खाना फरंग सिर्फ कोई जबान सिखाने का इदारा नहीं था। वो बेसिकली एक प्रॉक्सी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी था। यहाँ पे उर्दू डाइजेस्ट के अंदर मुजाहिद के साथ उस दिन मैं कर रहा था पॉडकास्ट, उर्दू डाइजेस्ट जो है वो आम सप्लाई करता था। तो आप किसी और से क्या तवक्को करेंगे यहाँ के अंदर? सिपाही इल्जामात नहीं है, पाकिस्तान इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है यार, डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट है, सामने आई हुई है, बेशुमार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की स्टोरी है। सिपाही मोहम्मद को, सिपाही साहबा को पाकिस्तान के अंदर क्या सऊदी प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ी जाती रही? आरिफुल हुसैनी साहब को कौन सपोर्ट करता था? एहसान लाई जहीर साहब को कौन सपोर्ट करता था? ये कौन सी यार इल्जाम वाली बात है? इसके अंदर सबको पता है। लेकिन जैसे ना कॉन्टेक्स्ट के बगैर वो एक अजीब बात हो जाएगी ना। पाकिस्तानी शियों ने इस्लामाबाद का घेराव 1982 83 में इसलिए नहीं किया था कि उनको ईरान ने कहा था कि आप जाकर इस्लामाबाद पकड़ लो। प्रॉब्लम ये था कि जब ज़कात ऑर्डिनेंस आया है ये तो मुझे पहले पता है भाई मेरे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपने मेरी बात सुनी। मैंने कहा एक शियों ने यहाँ घेराव किया है, उसके ऊपर खुमैनी साहब का बयान मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसके ऊपर खुमैनी साहब की जिया साहब के बारे में बात मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हु इज खुमैनी साहब टू टेल टेल अस कि हमने क्या नहीं, करना है ये क्या नहीं बयान करना? आप ये बयान आपको क्या मतलब, हमने तो आज तक इस तरह नहीं कि उस वक्त मैंने खुमैनी तो ये साहब ने, क्योंकि खाना फरंग से वेपन वाली बात मुलाकातें, है एक दफा सुनी, भाई हालांकि हमने मैं तो इसी स्टूडेंट। जियाउल हक साहब को खुमैनी साहब की इमामत में नमाज पढ़ते हुए देखा है, जी लेकिन जी ये जो जी धमकी। खुमैनी साहब देखे ऊपर ऊपर से बड़ा कुछ दिया, लेकिन उस वक्त खुमैनी साहब का बयान मैं आपको दे दूंगा ऑन फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड बता रहा हूँ। बट उस वक्त रिकॉर्ड पे बयान है और पाकिस्तान के मैनी शियों साहब के का हक में बयान बयान सुना हुआ है। है बिल्कुल। और जिया साहब के जमशेद नहीं बारे कह रहे में जो वो। कलमात हैं वो कोई अच्छे बहुत कोई वो पॉजिटिव कलमात नहीं थे। उसके बाद रिकन्सिलिएशन भी हो गई थी। बट ये रिकॉर्ड की बात है, मैं बिल्कुल आपको वो नहीं कह रहा कि मैंने इस वक्त कोई इल्जाम लगाने की नीयत से कोट कर रहा हूँ। शायद शोजेब ने भी सुना हो, मेरे बिल्कुल इल्म में है, मैं कहीं ना यही कहीं कह रहा हूँ रेफरेंस कि मिल जाएगी। खुमैनी साहब ने जियाउल हक के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए इस्तेमाल हुए हैं किए थे कि, उन्होंने। तो हाँ देखिए लेकिन ये खुमैनी खाना साहब है फरंग के ईरान असला के पे। ईवल। खुमैनी साहब है ईरान के ईवल और जिया साहब है पाकिस्तान के ईवल। मैं अपने ईवल को ऑन एनी डे, मैं जिया साहब से शदीद मेरे मसाइल हैं, बट मैं ऑन एनी डे आई प्रेफर माई ईवल ऑन एनी अदर ईवल। मैं अपने ईवल को सॉर्ट आउट कर लूंगा। और यही मसला मेरा अमेरिका और इसराइल की वॉर से है। मैं अगर खामनाई को या अली लारिजानी को या किसी और को या पहले कासिम सुलेमानी को किसी और को अगर मैं उनको गलत भी समझता था, तो मैं अमेरिका इसराइल या इवन पाकिस्तान को किसी को यह हक नहीं दे सकता कि तुम जाओ उन्हें वहां मार दो और कहो कि ये हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा नहीं होता, तो सब अपने हाशिर भाई, मफादात के लिए कर रहे होते हैं। ईरानियों को खुद करना पड़ेगा जब भी करना है। उन्हें 50 साल लगते हैं, उन्हें 500 साल लगते हैं, ये उनका मसला है।
इट इज नॉट अमेरिकाज प्रॉब्लम, इट इज नॉट इसराइल्स प्रॉब्लम, इट इज नॉट पाकिस्तान प्रॉब्लम। तो पाकिस्तानियों को भी थोड़ी सी अकल को हाथ मारना चाहिए ना, जब बाकी लोग मार रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए मैं, आप बताइए, आपने अभी अच्छा वो जो सफ़ी डायनेस्टी है, शिया जो उस दौर में बनाए गए वो सिर्फ ईरान में नहीं बनाए गए, इराक में भी उन्होंने बनाए, आजरबाईजान में भी उन्होंने बनाए। ये सारे शिया उस दौर में इस इलाके में जितने भी बने, जबर से बनाए गए। वो अपनी जगह है, उसको वो किसी को पता नहीं ना, उसके ऊपर को बात करना चाहता है कि शिया ऑर्गेनिक नहीं है, शिया बेसिकली परसिक्यूशन के थ्रू बने हुए। आप इस इलाके में मुझे बताइए ना कि किरदार क्या रहे हैं, इराक में शाम ईरान का किरदार क्या है, शाम में अभी हाल ही में ईरान का किरदार क्या है, लबनान में ईरान का किरदार क्या है। ईरानियों की पहली जिम्मेदारी, मैं पाकिस्तानियों पे हम क्यों रोते हैं कि हमारी पहली जिम्मेदारी पाकिस्तान है, अफगानिस्तान नहीं है। तस्वीराती गहराई के नाम पे हमने आधा पाकिस्तान भी तबाह कर दिया और अफगानिस्तान को भी तबाह कर दिया। यही काम ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर किया है, अपने आप को ठेकेदार बना के, चाहे वो शिया ग्रुप्स को सपोर्ट करने के नाम। आप मुझे बताइए ना, डेवलपमेंट का कितना काम हुआ है लेबनान के अंदर, या गजा के अंदर, या शाम के अंदर, या इराक के अंदर, जिसके अंदर ईरान की कंट्रीब्यूशन हो। लेकिन मलेशिया हर जगह ईरान ने बनाई नहीं है, नहीं नहीं हथियार हर जगह ईरान नहीं, प्रोवाइड आशिर कर रहा आशिर आशिर साहब, कोई कोई भी आदमी गूगल करेगा तो उसको पता लग जाएगा। लेबनान में बिलियंस ऑफ डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पोस्ट 2006 वार ईरान की तरफ से एड गया है। इसी तरह है। सीरिया में, कितना, हाँ, कितने कितने बिलियंस? बिलियंस ऑफ डॉलर ईरान ने लेबनान, अभी अभी गूगल करके देख लें। अभी क्या नाम है उसका, पीबीएस फ्रंट लाइन की डॉक्यूमेंट्री है द बिटर राइवल्स। ये कहानी सुनाती है सऊदी अरब और ईरान की आपस में जो मिडल ईस्ट में लड़ाई है उसके बारे में। तो सीरिया ये और वो जंग के लेबनान, लिए किया होगा यार लोग। with जोसेफ। with sanction, with sanctions, Iran was able to transfer billions of dollars to Lebanon. यस यस How? यस, इट कौन से चैनल से? जिस जिस तरह ईरान ने सीरियन बशार को सपोर्ट करने के लिए नहीं नहीं सर, सैंक्शन, मैं समझना चाह रहा हूँ ना, कौन से चैनल से, कौन से लेबनान के कौन से डैम बने हैं जो ईरान ने बनाए हैं? कौन साउथ, से स्कूल्स, कौन सी यूनिवर्सिटी? आप बात, रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्री तो चले बना ली आपने, लेकिन मैं जरा समझना चाह रहा हूँ कि जब आप पे सैंक्शंस हैं, जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर सकते, जब बैंकिंग चैनल्स तक आपकी एक्सेस नहीं है, तो लेबनान तक मैं आप अपने हवाला हुंडी देखने के थ्रू वाले पैसे तो दोस्तों से ये प्रोवाइड कर सकते दरखास्त हैं। करूंगा कि वो हमारी गुफ्तगू के बाद पीबीएस द बिटर राइवल्स फ्रंट लाइन की डॉक्यूमेंट्री है 2 किस्तों में, वो जरूर देखें। उससे आपको ईरान का जो घटिया किरदार है पाकिस्तान में, लेबनान में, शाम में, इराक में, जिसकी तरफ आशिफ भाई इशारा कर रहे हैं, जोसेफ वो साहब, भी। ये मेरे ख्याल से वो। चलो चलो नहीं मुझे चलो नहीं, बोल चलो, लेने देना, मुझे मुझे बता प्लीज लेने दे प्लीज बात। नहीं नहीं, मैं प्लीज इसी प्लीज, पॉइंट करें पे करें। चीज कर रहा हूँ ना, इसी पॉइंट पे। अभी जैसे पिछले साल ईरान ने शाम को खत लिखा था या कुछ था ना कि हमारे इतने पैसे इधर है, वो हमें वापस करो। तो फिर शाम का और इधर से कोई बयान आया था, भाई वो तो तुमने इधर अपने जंग प्रोक्सीज लड़ने के लिए पैसे भेजे। तो ये बात तो आती है कि भाई पैसे ईरान ने बहुत लगाए, लेकिन क्या वो वहां पर तामीर और तरक्की के लिए था या वो जो हाँ प्रॉक्सीज हाँ, के लिए था, ये मेरे क्वेश्चन। 2006 की 2006 की हिजबुल्ला इसराइल जंग के बाद साउथ लेबनान की रिकंस्ट्रक्शन में बिलियंस ऑफ डॉलर ईरान ने दिए। और ये बात ऑन रिकॉर्ड है, मतलब मैं ईरान की प्रॉक्सी नहीं हूं, ना ईरान का ममदू। हाँ, मुझे नहीं सिर्फ नहीं जो बात है, हाँ। नहीं, तो वो पैसे लुबनानी ईरान हुकूमत को दिया, 2006 में हिजबुल्लाह को दिया ईरान की था। जो प्रॉक्सी थी, ईरान की जो बुनियादी प्रॉक्सी थी, बेसिकली तो सत्यानाश उनका हुआ था ना, ये उनकी डेवलपमेंट के लिए दिया, इसे लेबनान की डेवलपमेंट अच्छा तो वहां से हाशिर होगी। भाई, मैं आपसे एक हाँ, बात यही मैं पूछता पूछ। हूँ, एक सेकंड शमसुद्दीन, मुझे हाशिर साहब से जरा पूछने दीजिए कि ईरान का खित्ते में जाहिर है एक नेगेटिव रोल है, उन्होंने प्रॉक्सियां बनाई हैं। तो ये हिजबुल्ला लेबनान में क्यों बनी थी? मेरा सवाल है, किसने? संजीदा सवाल। हिजबुल्ला लेबनान में क्यों बनी थी? आप बताइए, मैं इसका कोई भी जवाब दूंगा, हो सकता है वो गलत ही साबित हो, तो आप बताइए नहीं नहीं मुझे, नहीं, मतलब हम क्विज क्विज तो नहीं खेल रहे ना। नहीं आप नहीं बताइए मैं, मुझे, हिजबुल्लाह बुनियादी तौर पर। देखिए देखिए, हमारा जी सुनने वाला ये समझेगा ना कि हिजबुल्लाह जी को ईरान ने लेबनान में बनाया, जी। यही ना? तो वो क्यों बनाया? लबनान में तो ऑलरेडी मौजूद है ना, एक फैक्शन मौजूद है, आप बुनियादी तौर पर उस फैक्शन को प्रमोट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं ना। किस मैंने लिए? अमल था ना वहां लबनान के, पर। किस लिए? अमल है या हजबुल्ला है, वो किस लिए है? शिया देखिए ना, मुतशद्दिद तंजीमें, शिया मुतशद्दिद लबनान में तंजीमें लबनान लेबनान में क्यों है? लबनान में बुनियादी तौर पे हमेशा से डाइवर्सिटी रही है। ठीक है। क्रिश्चियंस अलग हैं, मुस्लिम्स अलग हैं, जूस अलग हैं, मलेशियाज बनी रही हैं। इन मलेशियाज की आपस में कंट्रोल भी रहे हैं। आपके मुआहदे भी हुए हैं, कौन आपका प्राइम मिनिस्टर किस मजहब से, इस हद तक के मुआहदे जो दुनिया में मैं हमने कहीं नहीं देखे, कि प्राइम मिनिस्टर थोड़ा कहाँ बहुत। से आएगा, किस मजहब का होगा। मेरी ये और गुजारिश ये है कि ये जो अगर रिलीजियस लेबनान की डिवाइड है, सरजमीन पर इसराइल का लबनान की कब्जा ना सरहद, हो, लबनान की सरहद थोड़ा मिलती सा है।
देखिए नहीं, ये शमसुद्दीन, देखे ना नाम मूसा में सदर वगैरह हिजबुल्लाह के, या अमन मूसा। आप का वजूद इसलिए है कि इसराइल का कब्जा है। पीएलओ नहीं, या मैं आपको, हमास इसलिए देखिए एग्जिस्ट करते हैं कि इसराइल का कब्जा है। सर, इसराइल के कब्जे के लिए लबनान कर लेगा ना, ईरान को वहां घुसने की जरूरत क्यों है? ईरान क्यों ठेकेदार है लबनान का? भाई मैं ये मुझे पता गुजारिश था कि कर रहा आखिर हूँ। में घूम फिर के ना, मैं इसलिए बोल नहीं रहा था कि घूम फिर के बात आपकी फलस्तीन नहीं, और जब इसराइल पे अभी आ इसको जाएंगे। हम यार इस बात को ये यहाँ रोकते हुए मतलब आगे तनाजे थोड़ा ये बढ़ाना। ये बुनियाद में मसला। पाकिस्तान को क्यों इतनी नहीं हुई कि लबनान में जाके इसराइल के खिलाफ मैं एक थोड़ा खड़ा कर ले? हम अफगानिस्तान में मसरूर चाइना है को ना क्यों हम। नहीं हुई? हमारी देखिए चाइना, मसरूरियत अफगान। ये सिर्फ ईरान ही और इसके ईरान की जो गवर्नमेंट है, ईरान की जो स्टेट है, नेचर ऑफ ईरानियन स्टेट डिमांड करती है कि वो लबनान में भी जाए, इराक में भी जाए, बहरीन में भी जी जाए, जी। फलस्तीन में भी जाए। और उसके नतीजे में अंजाम ये करें कि आपके पाकिस्तान में भी। ईरान हाँ में जो है पाकिस्तान उसकी स्टेट की ईरान में इन्फ्लेशन पैसे। इतनी हो कि आपको अच्छा, वैसे ईरानी शोजब अवाम भाई, शोजब ईरानी साहब अवाम और मैटर नहीं करते, पूरी दुनिया सारी जहां मैं के दर्द यहाँ हमारी मैं गुजर मैं रहे हैं ना। मैं बात दूसरी तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, मतलब ये अमेरिका सारी टॉपिक। दुनिया में, नहीं एक जी, सेकंड, अमेरिका, मैं वही, अच्छा अब अमेरिका आ जाइए, सारी, अब नहीं आ जाइए ना, अमेरिका सारी बिल्कुल ठीक दुनिया कह रहे हैं। में डेमोक्रेसी का और ह्यूमन राइट्स का ठेकेदार क्यों? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि अमेरिका और ईरान में कोई जौहरी फर्क नहीं है। मसला ये है कि अमेरिका की चूंकि आपको मईशत अमेरिका से मजबूत। प्रॉब्लम क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूँ मुझे प्रॉब्लम क्यों नहीं है। आपसे किसने कहा कि मुझे अमेरिका से प्रॉब्लम नहीं है? पहली तो बात ये है। ये मैंने कहीं नहीं कहा। आप ये अपने उस पर फर्ज करने कि अगर मैं ईरान के नेगेटिव किरदार की यहाँ पे कर रहा हूँ तो मैं अमेरिका के नेगेटिव किरदार की गोया हिमायत कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल हिमायत नहीं कर रहा। अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में डायरेक्ट उस तरह नहीं रही, लेकिन अफगानिस्तान के थ्रू जितनी तबाही यहाँ पे आई है, मैं अमेरिका को उसके लिए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। हमारे यहाँ का निसाब तक जो है वो अमेरिकन आशीर्वाद से चेंज किया गया और यहाँ पे दहशतगर्दी का और शिदत पसंदी का बीज बोया गया। मैं बिल्कुल कहता हूँ और पूरा पाकिस्तान कहता है। देखिए मैं आपको एक सेकंड ना, अब मुझे खत्म कर। हम्म, पाकिस्तान में, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर जितना डेवलपमेंट का पैसा आया है, जितना यहाँ पे, चाहे वो स्मॉल डैम्स के लिए आया है, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए आया है, चाहे वो एजुकेशन के लिए आया है, चाहे वो जेंडर इश्यूज के लिए आया है, वो 90% अमेरिका से आया है। जी ईरान से तो चवन्नी भी नहीं आई हमें कभी। जी। तो मैं भाई देखिए, दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेगी। उसके बावजूद पूरा पाकिस्तान अमेरिका को गालियां देगा और पूरा पाकिस्तान ईरान के लिए खड़ा हो जाएगा। तो ये बुनियादी तौर पे आप अपने स्ट्रेटेजिक मफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे। ये बुनियादी तौर पे आपकी जज्बाती सियासत है जिसका आप तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। मैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका क्यों घूमता है। बिल्कुल अमेरिका कोई कोई काम नहीं है। यही काम है ईरान का भी, कोई काम नहीं है। अमेरिका का ये है कि चूंकि उनको मसल है, वो किसी और तरह घूमते हैं। ईरान का उतना मसल नहीं है, वो किसी और तरह घूमते हैं। काम दोनों एक जैसा कर रहे हैं। तो दो शैतान या दो बदमाश जब लड़ रहे हो तो मुझे किसी एक से कोई खास हमदर्दी महसूस नहीं होती। मैं आपको ये बता रहा हूँ। हमारे यहाँ मसला ये है कि आपका पूरा पाकिस्तान मर्ग पर अमेरिका के लिए तो खड़ा है, लेकिन ईरान जो है उसके लिए हीरो है। तो मैं ईरान को कैसे हीरो समझ लूं भाई? मेरे लिए दोनों बदमाश हैं। एक छोटा बदमाश है, एक बड़ा बदमाश है। एक बदमाश दूसरे तरीके से कर रहा है, एक दूसरे तरीके से कर रहा है। दोनों ने तबाही फैलाई है दुनिया के अंदर। दोनों आपस में लड़ रहे, मेरी बिला से लड़ते रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता? चले बात। मेरा मसला ये है, मैं आपको बड़ी मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। मेरा मसला ये जगह, ये मुल्क, ये लोग हैं जो मैटर करते हैं। मुसीबत ये है कि इस मुल्क में किसी को इन लोगों की फिक्र नहीं है। हमें फिक्र होती है सऊदी अरब की, हमें फिक्र होती है गजा की, हमें फिक्र होती है तेहरान की। हमें किसी को लाहौर की, किसी को अटक की, किसी को मियाँ वाली की कब फिक्र होगी? मैं अपनी फिक्र शोजब करो साहब ना आगे यार। बढ़ाना चाह रहा हूँ, गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप भी कुछ कहना चाह रहे हो वरना नहीं बस। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पे कोई दुनिया की तमाम रियासतें, वो चाहे अमेरिका हो, ईरान हो, खुद पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान में पाकिस्तान का किसी एक पार्टी को सपोर्ट करना, किसी को सपोर्ट ना करना, इसी तरह मकबूजा कश्मीर में किसी एक पार्टी को सपोर्ट करना, किसी को ना करना, दुनिया की तमाम रियासतें हक और बातिल की टैगिंग से हट के अपने मफादात के लिए आगे बढ़ती हैं, जायज नाजायज जराए इस्तेमाल करती हैं, अपने मफादात अचीव करती हैं। मैं अगर किसी पैमाने पर देख रहा हूं कि एक तरफ अमेरिका के इस्तेमारी या अमेरिका के सुपर पावर इंटरेस्ट है, और मैं देखता हूं कि वियतनाम में अमेरिका ने क्या किया, कोरिया में अमेरिका ने क्या किया, लैटिन अमेरिका में अमेरिका ने क्या किया, यूगोस्लाविया में अमेरिका ने क्या किया, वगैरह वगैरह। पिछले 60-70 साल की एक तारीख है। मिलियंस लोग, यानी कई मिलियन लोग अमेरिका की बदमाशी की वजह से मारे गए। इससे अमेरिका ईरान को, की बदमाशी की वजह से भी मिलियंस मारे गए हैं। वो भी मिलियंस में है, नंबर अच्छा हजारों में बस नहीं है। ठीक, बस ठीक है। अगर ईरान और अमेरिका का जिसे कहते हैं वो स्केल और आइडिया और डिस्ट्रक्शन का लेवल एक है तो ठीक है, फिर डिबेट नहीं है ना। आइडिया आइडिया बिल्कुल एक है, डिस्ट्रक्शन का लेवल फर्क हो सकता है, आइडिया बिल्कुल एक है। आइडिया एक्सपेंशनरी पॉलिसीज हैं।
देखिए मैं आपको बताता हूँ, ना मैं एक चीज समझिए, देखिए नहीं, एक चीज मुझे मैं आपको थोड़ी, आप मुझे समझ लेने देना। आपने कहा है कि ईरान की मैं बताता हूँ, एक्सपेशलिटी मैं बताता हूँ पॉलिसीज है, मैं कौन सी? आपने आपने जो बात की ना, आपने बिल्कुल दुरुस्त लफ्ज इस्तेमाल किया कि दुनिया की तमाम हक और बातिल कहीं नहीं होता। तो ये आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। ईरान कोई हक के साथ नहीं खड़ा हुआ। ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, जिसको वो समझता है कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। यही काम इसराइल कर रहा है और यही काम अमेरिका कर रहा है। 1979 से एक काम करते हैं ना, 1979 से, चले उससे पहले वो कोरिया वॉर हो गई, वियतनाम वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स चल रहे हैं, बट उसके बाद ही बहुत सारी मुदाखलतें हैं ईरान की। उसके बाद ही बहुत सारी मुदाखलतें हैं, शाम में है, यमन में है, इराक में है, आपको पता है, मुझे पता है, इसराइल में है, लेबनान में है, पाकिस्तान में है, सब जगह है। ठीक है, मुख्तलिफ स्केल जितनी उनकी औकात थी उन्होंने की जिसकी है। जितनी औकात होगी उतना ही जितनी होगा। औकात थी उतनी किया। हमारा हमारा हमने अफगानिस्तान में किया है, हमने कश्मीर में किया है, जितनी हमारी औकात थी। इंडिया ने यहाँ बलूचिस्तान में किया है, जिसकी जितनी औकात, जितना मसल था, उसने अपने हिसाब से किया है। जाहिर है आपका कद अगर 5 फुट है तो आप, और मेरा कद 8 फुट है, तो हमारे हाँ, थोड़ी तो सी फर्क लीड तो होगा में तो ना, फर्क बिल्कुल। होगा ना। तो वो अपनी जगह। लेकिन 1979 से अब तक इन सारे मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के बाद मुझे ये देखना पड़ता है कि यार इसराइल ने अपने शहरियों, लानत भेजी आप बाकी दुनिया के ऊपर, इसराइल के शहरियों का पर कैपिटा इनकम, इसराइल के शहरियों की पर कैपिटा एक्सेस, इसराइल के शहरियों की का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वहां पे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, या वो सारी चीजें कहाँ खड़ी है, अमेरिकन जीडीपी, अमेरिकन जीएनपी कहाँ खड़ी है, और ईरानी कहाँ खड़े हैं। तो मुझे लगता ये है, और बड़ी ईमानदारी से लगता है, कि ईरान के पास इस ऑयल के होते हुए ये बहुत पोटेंशियल था, और ये बहुत कुछ वो कर सकते थे अपने लोगों के लिए, जो वो नहीं कर सके। तो फिर वो ईरानी जो पाबंदियां थी ना आशिर भाई, बुनियादी पूरी माशरा, दुनिया ने पाबंदियां लगाई रखी। ठीक है ना, लगाए रखी, तो ये पाबंदियां वो छुड़ाने नहीं के कर लिए आपने सकता किया था। क्या? मेरा सवाल तो ये है ना, पाबंदी लगी क्यों, और पाबंदी छुड़ाने के लिए फिर आपने किया क्या? हम्म। पाबंदी छुड़ाने के लिए आपने क्या किया? आपने कहा मरकबारी अमेरिका एक दफा नहीं, मैं 100 दफा कहूंगा, न्यूक्लियर साइट्स में नहीं खोलूंगा। उसके बाद इवेंचुअली आपने खोल दी। मैं मिसाइल बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, फिर बाद में बनाने शुरू कर दिया। आपने किया क्या? मैं तो वो समझना चाह रहा हूँ। लग गई पाबंदियां, ठीक है, एक बंदे ने कर दिया, आपने उसके अगेंस्ट क्या किया? मेरा सवाल तो वो है ना, मेरा सवाल तो वो है। वो उसके अगेंस्ट फिर आप ये मुझे मुजाहिमत की और इश्क की और हक की कहानियां सुनाएंगे, तो वो मेरे हलक से नहीं उतरती ना भाई। मेरा मसला ये है कि इन सारे मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के बाद अमेरिका कहाँ खड़ा है, और इसराइल कहाँ खड़ा है, और ईरान कहाँ खड़ा है। तो अगर इकोनॉमिकली स्पीकिंग, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्पीकिंग, अगर बाकी उसमें सबका हाल एक ही जितना बुरा है, तो सब बुरे चल रहे हैं। अगर लेकिन कुछ लोग इंप्रूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी तवज्जो और बहुत सी चीज़ों के ऊपर भी है, जो ईरान की फॉर वन रीज़न और दी अदर नहीं रही। उनकी तवज्जो जो है डिस्ट्रक्टिव चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा रही। डेवलपमेंट की तरफ भी रही होगी, मतलब हमें बताया जा रहा है कि बड़े पीएचडीज पैदा होते जी हैं, जी। बड़े वो बहुत लोग वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, सब कुछ हो नहीं, रहा वो है। तामीर और बट मैं तरक्की के लिहाज उसका से भी उसका बहुत उसका आगे है। सर उसका उसका पाकिस्तान ने भी अताउर रहमान साहब के बाद पीएचडीज यहाँ बहुत पैदा की हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है दुनिया में, ये आप पूछते हैं ना भाई, क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? पेटेंट्स कितने रजिस्टर्ड हुए हैं, इजादात क्या हैं, कंट्रीब्यूशन टू साइंस टेक्नोलॉजी क्या है, क्या नई थ्योरीज, क्या कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज क्या है, फिर भाई मैं ये बातें आप किसी करते हैं और ना, वो बातें नहीं नजर आती। पीएचडी प्रोड्यूस मैं करना, पाकिस्तान ने भी अल्लाह का शुक्र है, बड़े पीएचडी ताउर रहमान साहब ने हम प्रोड्यूस कर दिए। सब तरामड़ी चौक के मुजाहरे कर रहे होते हैं, हमें जॉब दो, क्योंकि चले, जॉब ये नहीं मिल बात रही जो है है। ना, वो असल पॉइंट से हम लोग बहुत दूर निकले, लेकिन बहुत मुफीद डिस्कशन हुई। बहुत अच्छा, मैं इसमें एक चीज आप दोनों हजरात की राय में कदर बस मुख्तसर, फिर मैं दो तीन पॉइंट छोड़ रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। एक तो ये ना, आप दोनों ने जो बात की ना, उसमें ज्यादा जो नजर आए वो माशी मफाद है। ठीक है ना, यानी अमेरिका का या इसका, जो जहां पर भी वो जाते हो, तो अगर तो इस तनाजुर में, यानी हाशिर साहब ने जैसे कहा कि भाई असलहे की फैक्ट्रियां और ये सारा कुछ, और कहीं जंग लगे रहे तो फायदा है। शोजब साहब ने भी अपने हिसाब से इस दूसरे अंदाज से इस चीज को, तो ये जो 9/11 के बाद खास तौर पर, यानी हम ये तो छोड़ देते जो अफगानिस्तान में हुआ और रशिया टूट गया, और उसके बाद जो एक टाइम आया, तो फिर जो पॉलिटिकल इस्लाम और उसकी बुनियाद पे दुनिया भर में जो एक मुसल्ह अस्करियत शुरू हुई, फिर अमेरिकी मफादात को निशाना बनाना शुरू किया, यानी वो तहरीकात तंजीमें जो सुन्नी पस मंजर से उठी थी, यानी अहले सुन्नत और जमात की पस मंजर से उन्होंने ये सब कुछ किया। तो क्या अमेरिका का अफगानिस्तान पर हमला करना या सुन्नी दुनिया के पॉलिटिकल सियासी तहरीकात का खात्मा करना, उसके पीछे ये मकसद नहीं था कि इस चीज को भी खत्म किया जाए, मुसल्ह अस्करियत को? सिर्फ मफाद मकसूद था अपना माशी। ये आप अमेरिका दोनों का से है। पूछ अमेरिका जी, का आप पूछ रहे हैं? नहीं आप नहीं, दोनों से पूछ। अमेरिका को मुसल्ह तहरीकात खत्म करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। जहां मुसल्ह तहरीकात उन्हें सपोर्ट कर रही होंगी, वहां वो उन्हें बनाएंगे।
जहाँ वो उनके खिलाफ चली जाएंगी, उन्हें ख़त्म कर देंगे, वो अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। मुसल्ह तहरीकात से उनका क्या लेना देना, उन्हें कोई इससे दिलचस्पी नहीं है। सही। देखिए जी। बुनियादी, अ- ये मैं अच्छा। ये बिल्कुल कंसर्न ओपिनियन है। शोजब आपको बता देंगे। देखिए मेरा एक सवाल मैं शोजब के लिए छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ सर। पाकिस्तान के अंदर जो तकरीब का जो अमल हमने देखा है पिछले 50-60 साल में, उसमें मैं समझना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो तकरीब हुई है उसमें अमेरिका का किरदार क्या है, इसराइल का किरदार क्या है, और ईरान का किरदार क्या है, जो भी आप तकरीबी अमल यहाँ पे कुछ हुआ है, और जो तामीरी अमल हुआ है उसमें भी इन तीनों का किरदार मुझे वो बता दें। ये मैं सवाल जी उनके लिए शोजाब छोड़ रहा साहब, हूँ, मैं सिर्फ सवाल उठा रहा मेरे हूँ। शोजाब साहब मेरे सवाल का भी जवाब दे के हाशिर साहब के सवाल का जवाब ऐड करें, फिर हम आखिरी पॉइंट पे जाते हैं। आपका सवाल क्या था? नहीं, मेरे सवाल ये था ना कि आप लोग तो यूं पेश कर रहे हैं जैसे अमेरिका जो है महज उसको माशी मफादात ही पेश नजर है जिसके लिए वो दुनिया भर में जंगें कर रहे हैं ना। तो मैं कह रहा हूँ कि जो सुन्नी पस मंजर से उठने वाली मुसल्ह अस्करी तहरीकात या पॉलिटिकल इस्लाम की वजह से जो एक आलमी अमन के लिए मसाइल हुए, खतरात हुए, खुद अमेरिकी मफादात और को, तो अमेरिका की जंग के पीछे ये मकसद कहीं नहीं नजर आता आप लोगों को। नहीं शमसुद्दीन, पॉलिटिकल इस्लाम रद्द अमल है, वेस्ट की कॉलोनियल पॉलिसी का रद्द अमल है। वो सही है, मैं वो तो आपसे पूछ नहीं रहा हूँ ना कि वो रद्द अमल है, वो है यानी वो तहरीकात वजूद में आई, उन्होंने दुनिया भर में कुछ मसाइल पैदा किए, तो अमेरिका ने ये दावा लेकर देखा ना, उस वक्त भी ऐलान किया था, अभी भी जैसे वो कहते हैं ना कि हम मुसल्ह अस्करियत को दबोचना चाहते हैं, या क्या कहना चाहिए वो इस्लाम ये जो सियासी इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं, एक नारा उनका ये होता है ना। तो मैं ये हाँ कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल इस्लाम, हाँ। हाँ वो हम नहीं पूछ रहे कि वो पॉलिटिकल इस्लाम की तहरीकें क्यों उठी, वो मौजूद है। तो अमेरिका क्या इनको खत्म करना उनका मकसद नहीं था, अमेरिका का सिर्फ अपना माशी मफाद था, मैं ये पूछना चाह रहा नहीं, किसी भी रियासत के पेश नज़र एक ही चीज होती है और उसका माशी मफादात होते हैं, और वो अपनी मईशत को ही मजबूत करने के लिए कभी नजरियात का सहारा लेते हैं, कभी मफादात का सहारा लेते हैं। असल ये तो, इसमें हूँ। तो कोई दो राय अच्छा नहीं कि बस, दुनिया की। ठीक है, ठीक ठीक, तो मुझे हाँ सिर्फ हाशिर साहब आप ये बताएं ना कि ये जो अफगानिस्तान में मुल्ला उमर साहब की हुकूमत के ऊपर चढ़ाई के बाद से जो अभी तक सिलसिला रहा, उससे अमेरिकी मईशत को बहुत फायदा हासिल हुआ है। अभी जी हम मैंने ईरान इसमें पे नहीं पूरा आए। जी मैंने इसमें पूरा मजमून लिखा था, बिल्कुल इसी मौजू के ऊपर कि अमेरिकी सही। स्टॉक डाउ जोन्स जो है वो जब अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल हुआ तब कहाँ था, और जब अफगानिस्तान से निकला तब कहाँ था। जो अमेरिका के 5 बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके शेयर्स की प्राइसेस उस वक्त क्या थी और इस वक्त क्या थी, जीडीपी पर कैपिटा उस वक्त क्या था, और अभी नंबर्स से आप जज कर नहीं, लेते हैं। वो तो तो ये हाशिर साहब वो तो देखे ना, वो तो तामीर और तरक्की है उसके साथ बढ़ता है ना। यानी अगर आप नहीं, पाकिस्तान का भी तामीर और हिसाब करेंगे तरक्की तो नहीं, शायद पाकिस्तान का भी बढ़ अफगानिस्तान गया में कौन होगा। सी तामीर और तरक्की उस हो रही जंग है। से क्या फायदा हुआ, उस जी जंग की मैं वही वजह बता से। रहा हूँ। जंग अच्छा। देखिए, जंग बुनियादी तौर पे अमेरिका की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, वो उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को दुनिया में कहीं ना कहीं वॉर थिएटर की ज़रूरत होती है। ये वॉर थिएटर जो है इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुआहदे होते हैं मशरक़ वस्ता से, हथियारों के। वो पैसे क्यों आते हैं? अगर मशरक़ वस्ता को कोई थ्रेट ही नहीं है कहीं से, या इस इलाके में कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? क्यों आएंगे? क्यों एग्रीमेंट होंगे? कौन F-16 सेल करेगा, कौन बॉम्बर सेल करेगा, कौन तोपे सेल करेगा? नहीं तो आशीष साहब, डिफेंस फिर अभी जो कॉन्ट्रैक्ट। चले हम आपकी इस मुकदमे को या आपकी इस तहकीक को मान नहीं नहीं, लेते मैं तो अब उसमें एक अगर चीज ऐड अमेरिका। करना चाह रहा था। जी जी, अच्छा कर लीजिए, कर लीजिए। वो जी जी। दरअसल होता ही है कि बात में भूल जाता हूँ मेरी। आपने जैसा कि शुरू में बताया ना, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, आप लोग तो नौजवान लोग हैं, तो मुझे भाई हमने अर्ली आपके ग्रेड उम्र का नाम ही नहीं ली। अर्ली ग्रेड वो क्या होता है, रेट्रोग्रेड एमनीशिया जो है ना, थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया, तो मैंने कहा भूल जाऊं। इससे पहले देखिए, जो उन्होंने पोस्ट कलोनियल पावर्स की बात की ना कि पॉलिटिकल इस्लाम, वो अच्छा, वो भी कहानी मुझे कुछ समझ नहीं आती। कॉलोनीज जो हैं, आपको पता है कॉलोनीज जो हैं ये अमेरिका के साथ तो कॉलोनियल वो नहीं स्ट्रक्चर शुरू हुआ ना, ये तो आपके डच थे, पोर्टुगीज थे, और आपके ब्रिटिशर्स थे। दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनीज में गिनूं तो कौन सी बनती हैं? ऑस्ट्रेलिया बनती है। अमेरिका खुद कॉलोनी था, अंडर कॉलोनियल रूल था। जितना कॉमनवेल्थ है आपका, वो सारा अंडर कॉमन रूल था। इस खित्ते में इंडिया सबसे बड़ी कॉलोनी थी। ऐसे ही है। जी। चाइना एक तरह से, उसने भी कॉलोनियल जबर जो है वो व्यवस्था बिल्कुल। सहा है। हाँ। ये दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं जो आज दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं, दुनिया के अगर वो टॉप 20 मुल्कों, इनमें इनका जो कॉलोनियल पावर्स के अगेंस्ट जो रद्द अमल रहा, उसमें डेवलपमेंट कहाँ से आ गई? और मुस्लिम ममालिक का जो रद्द अमल रहा, उसमें सिर्फ तकरीब ही तकरीब और तबाही ही तबाही और बेड़ागर की बेड़ागर क्यों हुआ है?
मुझे आशीष साहब ये मैं यहाँ पे कौन सा रद्द आप अमल है जो, ये कौन सा रद्द अमल है जिससे आपने अपनी शक्ल बिगाड़ ली है? नहीं, वो तो चलो ये आप कमजोर थे रद्द ना, आप अमल, अस्करी लिहाज से तो नहीं कर अमेरिका सके। वाला मैं रद्द इसमें अमल क्यों नहीं आया आपका? अमेरिका वाला रद्द अमल, चाइना वाला रद्द अमल, ऑस्ट्रेलिया वाला रद्द अमल, फॉर दैट मैटर इंडिया वाला रद्द अमल क्यों नहीं आया? लेकिन आशीष साहब, मैं आप दोनों का जो ये मुकदमा है ना, इसके लिए एक सवाल कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा कि अगर यही मसला है, माशी मफादात, असलहे की फैक्ट्री, ये सब, तो भाई फिर तो ईरान का थोड़ा सा मुस्तहकम मजबूत रहना और इसी शक्ल में रहना मिडिल ईस्ट के अंदर, ये तो अमरीकी मफादात के लिए फायदा था ना, क्योंकि वो बाकी जितने पैसे वाले अरब ममालिक को, उसको तो यही डराया हुआ था कि भाई तुम्हारे लिए एक मसला है ये ईरान, और वाकई में उनके लिए मसला था। अभी जितने हम अरब ममालिक के या वहाँ के, मैं शाम, लुबनान और ये इराक और कुवैत और बहरीन, इन पांचों के सोशल मीडिया को मैं बहुत फॉलो कर रहा हूँ, जान के कि भाई वहाँ क्या लोग, यानी पढ़ने लिखने वाले लोग भी और आम लोग, सबको मैं देख रहा हूँ। तो उधर बहुत ज्यादा एक जो खुशी के जो जज्बात हैं वो बहुत ज्यादा है, सिर्फ इस बुनियाद पे कि भाई ईरान ने हम पे ये किया, इसका आगे ये प्रोग्राम था। तो फिर तो अमेरिका को उसको बरकरार नहीं रखना चाहिए था ईरान को, कि ये खतरा रहे और उसकी मईशत को फायदा होता रहे अरबों से। पता नहीं, मैं चलो सवाल अब तक। अब जी। ठीक है, ठीक है, अब शोजब साहब को बोलने देना, मैंने पीछे बहुत बोले, वो बोल रहे हैं, फिर नहीं, मैं बातें रखूँ। नहीं, ये तो आपका ज्यादा वो मुकदमा था ना। चले शोजा साहब, नहीं अगर नहीं, आप मतलब इस पे। शोजब, शोजब ने, मैंने दोनों ने यही कहा था कि माशी मफादात का मसला है। तो पहले हो सकता है वो इसमें कोई ऐड करना चाहे, वो ऐड कर ले, फिर मैं बात करता हूँ। चले चले। मैं आशिर भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा। आशिर भाई ने बताया कि ये मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स जो है, ये दुनिया भर में जंगें लगी लगी रहेंगी तो इससे अमेरिका की मईशत का पहिया चलता रहेगा। जाहिर है, इनकी अपना मुशाहिदा और मुताला भी यही है, और वो भी यही कह रहे हैं। मैंने बहुत दफ़ा प्रोफेसर जेफरी सेट से भी यही सुना है, प्रोफेसर जॉन जे मेयरशाइमर से भी यही सुना है। मैं उन दोनों का नाम इसलिए लेता हूँ कि मैं उनके हर रोज़ ही घंटों घंटों के पॉडकास्ट आ रहे होते हैं। तो चूंकि ये चल रहा है, जंग और तनाज़ा चल रहा है, तो काफी सालों से, जब से मैं ये आईआर वगैरह पढ़ना शुरू किया, मेरा मजमून है इसी में पढ़ाई की है, तो मैं उनको रेगुलर सुनता हूँ। प्रोफेसर जेफरी सेच का ये मानना है कि उंदलुस में 1492 में जब ये मुसलमानों की हुकूमत खत्म हुई और राडरिक और अजाबेला लेकर आए, और उसी साल क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया दरियाफ्त की, तो ये जो यूरोपियन उस जमाने की इलीट है, उसका ये जो नई दुनियाएं तलाश करने का ये मिशन है, ये दरअसल नया यरूशलेम या नया बैतुल मुकद्दस बनाने की कोशिश थी। तो जो क्रिश्चियन वॉयज थे, मुसाफिर थे, जहाजरान सफर करने वाले, उनका उनके पीछे ये मकसद और मतम नजर होता था कि हम जाएंगे और लोगों को जाकर मसीहत की तरफ कन्वर्ट करेंगे। तो वो क्रिश्चियन जायनिज्म की जड़ें 15वीं सदी के जमाने में, जब ये अमेरिका दरियाफ्त हो रहा है और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरफ लोग सफर कर रहे हैं, वो उसको मजहबी मुहिमों के साथ जोड़ते हैं। प्रोफेसर जेफरी सेठ परसों, और वो जिस प्रोग्राम में बैठे हुए थे उनके साथ बैठे हुए थे याकूब रॉबकिन, ये मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर है और जिनका सारा काम सैहुनियत पर है। वो जेफरी सेच ने हमें पिछले 300 सालों में क्रिश्चियन जायनिज्म के बारे में बताया, और ये जो लॉन्गिंग फॉर यरूशलेम है यूरोप की सोसाइटी में, उस जमाने की रिलीजियस और जो फ्यूडल इलीट है उसके अंदर। तो वो बताते हैं कि वो चाहे लातीनी अमेरिका है, चाहे नॉर्थ अमेरिका है, चाहे बाकी दुनिया की नई कॉलोनियां हैं, वहां जाकर 15 मिलियन लोग मारे यूरोपियन सेटलर्स ने, और अपनी सेटलर कॉलोनियां बनाई और अपने ममालिक बनाए। और वो स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट हों या बरतानिया का कॉलोनियलिज्म, उसके पीछे अगर कोई एक मकसद था तो वो मसीहत का फैलाव था, और मसीहत में भी वो एक खास तरह के ज़ायनिस्ट एंटिटीज। फिर वो बताते हैं कि अगर आप जाएं लातीनी अमेरिका में भी आपको प्रो इसराइल बहुत लोग मिलेंगे, आपको अफ्रीका में भी जो मसीही ममालिक हैं वो बहुत ज्यादा प्रो इसराइल मिलेंगे। खुद यूरोप के अंदर क्रिश्चियन जायनिज्म की टेंडेंसी बहुत मजबूत है। और पास्टर हेगी कोई साहब हैं जो अमेरिका की उन रियासतों के वो क्रिश्चियन पास्टर हैं जिन्हें बाइबल बेल्ट कहा जाता है, उनके बकौल 50 मिलियन क्रिश्चियन जायनिस्ट अमेरिका में एग्जिस्ट करते हैं, 5 करोड़। तो जेफरी सेच का ये कहना है कि ये दुनिया अमेरिका ने या वेस्ट ने जिस तरह कंस्ट्रक्ट की है, वो बुनियादी तौर पर क्रिश्चियन जायनिज्म और बाद में जू जायनिज्म की वजह से है। और फिर वो ये बताते हैं कि जब 1890 में थियोडोर हर्जल ने ये इसराइली रियासत का आइडिया पेश किया था, तो उस जमाने में वो चाहे आर्थर बाल्फोर हों या दीगर यूरोपियन डिप्लोमेट्स और ममालिक के जोमा, वो सारे के सारे जू जायनिस्ट कंसिडर होते थे। और फिर
ये फलस्तीन को तलाश करना और यहाँ ये करना, और फिर अब ये जो जंग हो रही है, मैं जरा कहानी खत्म कर दूं बस। शौकत भाई हाँ, अभी ये जो जंग हो रही है, ये दूसरी, ये जीसस क्राइस्ट को दोबारा सर से खुदा, दुनिया में ना सर, लाने की ना सर, जंग। ये ना करें, ये जुल्म ना करें। एक तो मसला ये है कि आप इतने इतने बड़े बड़े नाम फेंक देते हैं ना, ये हम वो उसको मंतक की जबान में कहते हैं अपील टू अथॉरिटी। तो ये अपील टू अथॉरिटी वाला काम ना करें। मतलब किसी के नाम, आप मैं वो मतलब पहली बात ये है कि ये जो वो हमारे यहाँ जिस तरह यूज होता है लिबरल फाशिज्म का लफ्ज, जोना गोल्डबर्ग वाली, ये क्रिश्चियन जायनिज्म भी तकरीबन उसी तरह की तरकीब है। जायनिस्ट जो है सेकुलर भी हैं, आपको पता है, जायनिस्ट मजहबी भी हैं। 1492 जो मुसलमान है भी ये जायनिस्ट है। आपको पता है जी। नहीं, मुस्लिम जायनिस्ट भी है। जायन सर, जायनिज्म जो है वो बुनियादी तौर पर तो देखें ना, आप जहां मर्जी लगा दें फिर, बट वो तो सेल्फ डिटर्मिनेशन की एक तहरीक है ना, बुनियादी तौर पे जूश स्टेट का क्याम है। उसमें सेकुलर भी है, आपको पता है, सिर्फ मजहबी जायनिज्म नहीं, बट छोड़े, उस तरफ मैं नहीं जा रहा। जब आप बात कर रहे हैं ना जिस तो स्टेज की, तो सेकुलर देखिए जैनिस्ट कैसे हो सकता है? हजूर नहीं, हजूर मैं मैं समझना चाहता हूं कि कोई सेकुलर जैनिस्ट कैसे हो सकता है। सर फिर आप ये अब आप पढ़ लीजिए ना, जायनिस्ट मूवमेंट के अंदर नहीं, जो आपने इनिशियल अभी ये दावा फैक्शन है। किया है कि नहीं, सेकुलर मैं भी कह जैनिस्ट रहा हूँ, मैं होते भी हैं। कह रहा हूँ, तो आप मैं पढ़ ये लीजिए ना। जानना चाहता हूं कि अच्छा, एक अब सेकुलर मुझे जैनिस्ट सर, कैसे होता है। मुसीबत वो है ना, मैं शौजब भाई के साथ इसी लिए घबराता हूँ। शौजब आवाज नहीं आ रही है अपना। हाशिर भाई, आवाज। आ रही मियाँ है वाली की उनकी बात तो आवाज यार। घूम के, नहीं सर वही नहीं जा रही ना, मैं आप मुझे मुझे खत्म कर लीजिए। वो उनकी देखिए आवाज ये आ जो है रही ना, है, वो ये कह हमें, रहा है कि आपकी आवाज हजूर नहीं आ रही। आपने आपने एक मुकदमा रख दिया ना, मुझे थोड़ा सा उसको डिकंस्ट्रक्ट करने की जी इजाजत जी तो जी दीजिए। जी 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 जी। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जो उस दौर में जो वाइजेस निकले, उनके नज़दीक मसीहत का जो फ़रोग़ है वो एक बुनियादी मकसद था। और ना सिर्फ ये कि वो उन्होंने उसको ज़ोर ज़बरदस्ती के थ्रू फैलाया, बल्कि मसीही मिशनरीज का जो मिशनरीज थे वो भी दुनिया भर में, हमारे यहाँ बल्कि हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारे जब सूफियों की तारीख लिखी गई, तो हमें गलती ये लगी कि सूफी भी कोई मिशनरीज की तरह की चीज़ होते हैं। तो हमने कहा सूफियों के हाथ पे लोगों लाखों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, हालांकि सूफी बेचारे इस्लाम की तबलीग ही नहीं करते थे। बट चूंकि हम उन्हें मिशनरीज से कंफ्यूज कर गए, और इस इलाके में जो ओरिएंटलिस्ट ने जो स्टोरी लिखी उसके अंदर भी उन्होंने सूफियों को मिशनरीज का मुतबादल बना दिया। तो वो उनका एक बाकायदा वो था। अच्छा, उसमें ये भी मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो मुसलमान रहे बहुत से अरसे में, वो बहुत लिबरल थे इस मामले में। वरना हिंदुस्तान में 800 साल के मुस्लिम रूल के बाद हिंदुओं की इतनी बड़ी तादाद में रहने की कोई तुक नहीं बनती थी। यहाँ भी सफ़ीज की तरह उन्होंने अगर शिया बनाया था, तो यहाँ हमें बहुत बड़ी तादाद को मुसलमान बना लेना चाहिए था। स्पेन पूरा हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, वो छोटा सा पेनिनसुला है जो हमारे पास रहा, विच इज वन थर्ड ऑफ स्पेन एक्चुअली। तो वो स्पेन तो नहीं, बट उस पेनिनसुला से भी जो हम निकले, तो जाहिर है उसके बाद वो पूरा का पूरी कहानी खत्म हो गई। हम बाकी स्पेन को कॉन्कर नहीं कर सके, या वहां हमने कन्वर्जन उस तरह नहीं की। तो मुस्लिम्स ने उस तरह कन्वर्जन की तरफ तवज्जो अगरचे अर्ली स्टेजेस में की हमने बहुत ज्यादा। और उस स्टेज में आप जहां फतह कर लेते थे, वो फातिहीन का इस्लाम कबूल कर लेते, ये होता रहा। और क्रिश्चियनिटी ने, लेकिन ये आप सारी बात कर रहे हैं, ये आप निशत सानिया से पहले की बात कर रहे हैं, जब चर्च स्टेट से अलग नहीं हुआ था। चर्च स्टेट से जब अलग होता है तो उससे पहले, और वो इसी वजह से अलग होता है, और उस दौर में जो मूवमेंट्स चलती हैं वो भी इसी वजह से चलती हैं कि चर्च का जबर जो है वो सिर्फ मुस्लिम इलाकों में या नई कॉलोनीज के अंदर नहीं था, अपने इलाकों में भी चर्च का जबर जो है वो एक हद से आगे बढ़ गया था। आप देखें ना, जो इंक्विजिशन, हम आपने आपने स्पेनिश इंक्विजिशन देखी, या आपने जो आपके यूरोपियन इंक्विजिशन जितनी भी आपने देखी, इवन यूके जो आज हमारा ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है, वहां पे हमने देखी किस किस किस्म की हरकतें हमने मजहब के नाम पे, और खासतौर पर क्रिश्चियन मजहब के नाम पे नहीं होते देखी। ये 1415वीं सदी, 14वीं 16वीं सदी, 17वीं सदी तक का मामला है एट बेस्ट। अगर आप वही क्रूसेड्स वाली कहानी जो आज अमेरिका वाले भी कुछ गधे बेच रहे हैं, अगर हम भी वही बेचने आज चले जाएंगे, तो हम पता नहीं तारीख में कहीं और खड़े हैं। अब दुनिया मजहब पे नहीं चलती। आप देखिए, प्लीज मुझे खत्म कर लीजिए। हाँ, प्लीज आप प्लीज, मैं यूरोप सुपर। में यूरोप में आप आपसे मैं बात करता हूँ, फिर आप कहते हैं मैं, देखिए मैं जाता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ। ये मसला ना, ये हमारे मुल्कों का, जिन्हें हम सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, या थर्ड वर्ल्ड भी नहीं, मुस्लिम कंट्रीज कहते हैं, मजहब हमारे लिए बहुत बड़ा एक न्यूक्लियस है जिसके गिर्द हम हर चीज घुमाते हैं। जो इस वक्त क्रिश्चियन कम्युनिटी है, नॉर्दर्न यूरोप हो गया, वेस्टर्न यूरोप हो गया, ईस्टर्न यूरोप शायद अभी तक नहीं उस हद तक। तो ये सारा का सारा, या अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, जिसको हम अब नॉर्थ कहते हैं, या जिसको हम गोरे मुल्क जिन्हें हम कहते हैं, वहां आप जाएंगे तो मजहब इज अ वेरी सेकेंडरी डिस्कशन। नो बडी इज इंटरेस्टेड ना, उन्हें पता है मजहब का कि मजहब क्या है। मजहब उनकी जाती जिंदगी में एक सकाफती मजहब की तरह रह गया है। वो मजहब की बुनियाद पे जंगे नहीं करते। दीज आर नॉट क्रूसेड्स, प्लीज डोंट मेक देम क्रूसेड्स। ये कोई क्रूसेड नहीं हो रही, कोई इस्लाम नहीं फैला रहा, कोई मसीहत नहीं फैला, नहीं, हम लेकिन इस्लाम फैला हाशिर रहे हैं, भाई, अल्लाह का एक शुक्र है। पिछले लेकिन उसमें कोई देखो ना, मसीहत, कोई ना ना सर, जो जंग लड़ कोई रहे हैं वो ये मसीहत और कह रहे कोई हैं कि हम यहूदियत नहीं क्रूसेड फैला लड़ रहा। रहे हैं।
हम जो जंग 15 लड़ रहे हैं वो हम कह रहे हैं हम 16वीं क्रूसेड लड़ रहे हैं और हम 16वीं सदी क्रूसेड के के अंदर नाम पे फंसे मार हुए रहे हैं हैं। हम। और यार अब मैं क्या कहूँ, मतलब एक इडियट है, वो आके उसके तो रोज के बयान, अगर आप उसे इतना सीरियस लेना शुरू नहीं कर दें हाशिर तो भाई, वो तो उनका हर जो तरह के वजीर बयान आके जंग, देता है। वो उनका जो, वो तो हर तरह के बयान देता है, मतलब नहीं कमाल हो गया है। मैं जब आपसे तौहीद की आम नहीं हालात समझ, में वो इडियट हो जाता है, और ऐसे हालात में उसका बयान जो है वो पत्थर पे नहीं, मैं लकीर हो ट्रम्प की जाता है। बात नहीं कर रहा। परसों परसों जब नेतन्याहू ने तकरीर की है, जब ये फैल गया कि वो मर गया, और फिर उसने टीवी पर तकरीर की और ये बताया कि अली लारेजानी को हमने मार दिया है, उस तकरीर में उसने ये कहा है ना कि इस जंग के नतीजे में मसीहा वापस आ रहे हैं। तो मसीहा तो मेरी तो आपका भी वापस आ रहा है, रोज आ नहीं, तो जाता वो है दज्जाल मजहबी और कार्ड मसीहा। खेल रहे हैं ना। यार मैं यार नहीं आपसे चले, मजहबी हम इस कार्ड, मेरा हजूर मजहबी कार्ड खेलना। प्लीज, आप एक सेकंड शमसुद्दीन, एक सेकंड मुझे इनसे समझने की कोशिश करने दो। वो मुझे कह रहे हैं कि ये क्रूसेड नहीं है, तो मैं उनके नहीं, सामने मैं क्रूसेड होती आपके थी जब सामने आप चंद क्रूसेड के मिसाल, बाद, क्रूसेड के बाद आप कन्वर्ट करते थे लोगों को, आप वहाँ इस्लाम का पैगाम लेके या मसीहत का पैगाम लेके जाते थे। मुझे नहीं याद कि अमेरिका ने आखिरी दफा क्रूसेड जहाँ के फतवा बाद दिया आप हो कत्लेआम वहां करते थे, मिशनरीज पता छोड़े, नहीं। वहां एक मिशनरीज सेकंड, छोड़े हो। नहीं सुन लेना मेरी गुजारिश सुने। अभी जो पेट हेगेस्थ है अमेरिका के वजीर जंग, उन्होंने आज जो ब्रीफिंग दी है उसमें उन्होंने बाइबल की आयतें पढ़ी हैं और कहा है कि जीसस क्राइस्ट के नाम पर ये जंग हो रही है, हम बहुत जल्द फतेहयाब होंगे। जी जी, वो गधे हैं बेसिकली। आपका ख्याल है कि वो ठीक अच्छा, एक ठीक। सेकंड, एक सेकंड। आपका ख्याल है, आपका एक, नहीं नहीं, मेरे आप सवाल का जवाब दिए ना। अगर जीसस क्राइस्ट के नाम पे हो रही है जंग, फतेह याब हो जाए, आपका ख्याल है ईरान में वो मिशनरीज भेजेंगे कि ईरान को मसीही बना लें? मुझे इससे आगे क्या होगा वो तो अलग बात है ना, अरे मुझे यार, पहले अरे यार, मुझे अमेरिका में आपसे मैं ये आपको बताता समझना, हूँ, आप अमेरिका, खुदा आप की अमेरिका, कसम मैं आप ये मानना चाहता हूँ कि ये क्रूसेड नहीं है। मैं ये मानना चाहता हूँ। बिल्कुल क्रूसेड्स नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अमेरिका में यार जब शोजब, जो जब ये जो सवाल, बुश ने ये अफगानिस्तान पे बिल्कुल हमला किया क्रूसेड्स तो का, उस वक्त उसने क्रूसेड यही से कहा कभी था ना। कोई, क्रूसेड का लफ्ज आप इस्तेमाल आप किया था? आप 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 अमेरिका के वजीर जंग से पूछेंगे ना, उसको क्रूसेड की हिस्ट्री भी नहीं पता होगी। ये मैं आपको बताता उसको हूँ, देखिए नहीं मैं पता होगी, उसको नहीं आपको मैं पता। समझाता हूँ जी, मैं आपको अभी अमेरिका की फौज को ये कहा गया है, अभी अभी अरे यार, अमेरिका की फौज से भी आप मिल लीजिए, अमेरिका के फौजियों को भी नहीं पता होगा क्रूसेड क्या होती है। भाई मेरे, अमेरिका नहीं, आप में बताएं ना ट्रम्प जिसको साहब, पता पता है है। तो सर छोड़ देखिए, देता है यार, ट्रम्प इस साहब बहस की, को, ये बहस खत्म। ट्रम्प शमसुद्दीन, ये ट्रम्प मुझे हमारे ट्रम्प ऑडियंस मुझे आप के समझाना। साथ, ये हमारे ऑडियंस के साथ इस हवाले से अखलाकी ज्यादती है और इंटेलेक्चुअल ज्यादती है कि हम एक बात करें, वो बात मुकम्मल ना हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मुझे ये समझ नहीं लेने आप, दीजिए, ठीक ठीक हाँ मुझे ठीक। ये समझ लेने दीजिए कि ये क्रूसेड किस तरह नहीं है। मेरा ये मुकदमा है, मैं ये आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि जंग सलीबी जंग नहीं है। जंग जो दो पार्टियां लड़ रही हैं उसमें एक पार्टी इसको क्रूसेड का नाम दे रही है। मैं कब कह रहा हूं कि ये क्रूसेड की जंग है? ये हाँ, जंग क्रूसेड की नहीं है। एक पार्टी इसको मुसलसल क्रूसेड बनाकर पेश कर रही है। इस बात से अब आप मैं आगे, इत्तेफाक, अब मैं आपको बता दूं, ये इस पार्टी को ईरान भी हक और बातिल की जंग बनाकर पेश कर रहा है, इस्लाम की जंग बना। सर हम साहब मेरी बात तो सुन दो लीजिए, आप मेरी पार्टी बात सुनते ही गारे नहीं है। हैं। आप मेरी ठीक बात है, सुनते ही नहीं है। आप मुझे बात जुमला तो मुकम्मल कर लेने दीजिए हजूर, मैं जुमला मुकम्मल कर लूँ, हो सकता है बात का जवाब ना मिल जाए। ना मिला तो आप मतलब दो आप काउंटर बेशक क्वेश्चन की, ठीक। स्क्रीन से निकल के आप मार दीजिएगा, मतलब मुक्का मारने की इजाजत नहीं है मतलब। ओके, ऐसे क्यों कह रहे हैं? ओके। तो देखिए, मैं ये होती हैं प्रोपेगेंडा वॉर्स हमेशा से, कि आपको ना लोगों को कुछ माल बेचना होता है, जो लोग आपके साथ किसी बुनियाद पे या तो खड़ा होना चाहते हैं या आप उन्हें खड़ा रखना चाहते हैं। अमेरिका में एक बाइबल बेल्ट है। अमेरिका में 1962 में ये आउटलॉ हो गया था कि आप पब्लिक स्कूलों के अंदर क्रिश्चियनिटी नहीं पढ़ा सकते, यानी बाइबल नहीं पढ़ा सकते। ठीक। इसका मतलब ये है कि स्टेट जो है वो सेकुलर होगी। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका, अगर आप मुख्तलिफ सर्वेज देखें, तो अमेरिका इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी अ रिलीजियस कंट्री। इट इज अनलाइक यूरोप। यूरोप नहीं है रिलीजियस कंट्री, यूरोप में रिलीजन नहीं है। अमेरिका में एक बाइबल बेल्ट है। अमेरिका में अभी भी कोई ओपन एग्नोस्टिक या एथियस्ट प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, बिकॉज अमेरिकन फॉर वन रीजन और दी अदर, उसकी फिर हम पूरी डिटेल के लिए जाते हैं। मजहब से वो अपने आप का, उनका एक लगाव है, उसी तरह का इस तरह का पाकिस्तान में लगाव है, या बांग्लादेश में लगाव है, या अफगानिस्तान में लगाव है। ट्रंप साहब दोबारा कभी भी ना आते अगर वो वाइट सुपरमिसिस्ट जो उसको अ, उसको वो उभारते ना, चैलेंज ना करते और रेसिस्ट बताते आइडियाज को ना कि वो उभारते। रेसिस्ट आइडियाज को, कि मैं सफेद फामों का मसीहा हूं करके वो सामने ना आते। और दूसरा ये कि वो अपने आप को द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट तकरीबन ना बना के पेश करते, कि मैं तो उन्होंने वो वोट लिए हैं उस बड़ी बेल्ट से, उन्हें उसको फीड करना है, वो उन्हें फीड करते हैं। यही फीडिंग जो है, अब आपको, अगर आप इसराइल में जो है, इसराइल की जो इस वक्त मेजॉरिटी है अवाम की, वो मजहबी नहीं है।
ये बड़ी ईमानदारी से, मजहबी से हाँ, मुराद ये कि प्रैक्टिसिंग वो जू नहीं है। स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली प्रैक्टिसिंग रिलीजियस जू नहीं। वो नहीं। नहीं है, ठीक है? नहीं। बहुत कम लोग हैं जो प्रैक्टिसिंग है। बल्कि जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं इस वक्त भी दुनिया भर में, आपको पता है कि ऑर्थोडॉक्स यहूदी जो हैं वो वो इसराइल इसराइल के कायल की इस नहीं है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं नहीं करते। करते। बिल्कुल हालांकि नहीं। जायनिज्म का फलसफा जो है वो ज्यूइश स्टेट का, ये वो इसराइली उसके अंदर मौजूद है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स यहूदी जो है उससे इत्तेफाक नहीं करता। ऑर्थोडॉक्स यहूदी अपने आप को उससे अलग रहता है। हम्म। तो अब मसला ये है कि ये जो मजहब ईरान जो है वो आज के दिन बेच रहा है, ईरान तो आपको पॉलिटिकल इस्लाम के नाम पे ये बता रहा है ना कि जो शिया इस्लाम है उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है दुनिया में वो करने के लिए बस वही अलम उठा के खड़े हैं। ईरान अगर गिर गया तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। तो भाई ये मजहब सब बेचते हैं, ये एक प्रोडक्ट है जो बेची जा रही है। इफेक्टिवली क्या ये वाकई अभी भी मजहब उस तरह इन्वॉल्व है? मजहब बिल्कुल उसकी जड़ में नहीं इन्वॉल्व। ये यरूशलेम के कब्जे की सलाहुद्दीन अयूबी और रिचर्ड शेरदिल की लड़ाई नहीं है। ये क्रूसेड्स नहीं है जहां चर्च जो है वो भेजेगा उनको सारों को। चर्च का आपने कौन सा बयान देखा है ईरान अमेरिका इसराइल वॉर के अंदर? किसी भी पास्टर। चर्च का, फॉर दैट मैटर कैथोलिक चर्च का कोई बयान है? कैथोलिक चर्च अपने आप को लाताल्लुक कर चुका है इन चीजों से। बॉस, वेटिकन सिटी से बयान नहीं आया। वेटिकन से बयान नहीं आया। वेटिकन से तो ये कहा गया है ना कि अमन कायम करें। जंग बंद करो। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि ये तो पास्टर हेगल क्रूसेड्स जिस जब होती हद। थी, क्रूसेड्स जब होती थी तो वो एक। वेटिकन की आशीर्वाद ये से होती शोजब थी। आपकी बात वेटिकन। से गलतफहमी ये हो रही थी कि आप खुद ये समझते हैं ना, आप ये फरमा रहे हैं कि आप नहीं समझते, आप ये कह रहे हैं एक पार्टी ये समझती है, अमेरिका और इसराइल या उनके कुछ लोग ये बना के पेश कर रहे हैं, यानी आप खुद इसको सिलेबी जंग नहीं जाहिर है, समझ रहे ना। बट मैं ठीक। फिक्री तौर पर तो पॉलिटिकल इस्लाम या ये जो पॉलिटिकल जैनिज्म है इन दोनों का कायल नहीं हूं, और जो मुझे हाँ, जानते हैं वो समझते हैं। वो मैं ये बट समझना, ठीक है। मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि एक पार्टी को ये कहना कि वो मजहबी कार्ड खेल रही है, दरअसल तारीख के साथ ज्यादती होगी, जबकि दोनों पार्टियां मजहबी कार्ड खेल रही हैं। एक नहीं, पार्टी यही बस हाशिर साहब ने खैरियत की। आखिर में यही कर दिया ना, बात पूरी हो गई ना मेरे ख्याल से। हाँ बस ठीक है। अच्छा बस मैं, सॉरी ये पॉइंट फिर तफसील तलब, लेकिन बहुत खूबसूरत बहुत जबरदस्त गुफ्तगू हुई। अच्छा आशिर साहब, बल्कि शोजब साहब आपसे शुरू करूंगा अगला सवाल। जब ये जंग शुरू हो रही थी, जब शुरू हुई, अभी 19वां दिन है, तो अभी तक को देख कर आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, यानी कोई नजूमी के तौर पर नहीं, एक तजिया निगार के तौर पर मेरा क्या ख्याल है कि लगता है? मेरा ख्याल है कि इसके तीन मुमकिन नतीजे हैं। एक तो ये कि सदर ट्रंप साहब माफी मांग लेंगे, सॉरी कर लेंगे पूरी दुनिया के सामने, और अपनी अफवाज को वापस बुला लेंगे, और ईरान के साथ वो सिफारतकारी करेंगे सालसी के जरिए, या अगर वो माफी नहीं भी मांगेंगे तो वो रूस चीन की सालसी के नतीजे में ईरान के साथ कोई मामला करेंगे और बाइज्जत वापसी का इख्तियार करेंगे। दूसरी सूरत यह है कि ईरानी रियासत के ऊपर एटम बम गिरा दिया जाए या कोई ऐसा हथियार गिरा दिया जाए कि जिसके नतीजे में कोई बहुत बड़ी तबाही आए, और जवाब में ईरान वो उनके पानी के जखायर को या तेल के जखायर को आग लगाए, और एक ऐसी आग भड़क उठे पूरे मशरिक वस्ता में जिसकी लपेट में तमाम ममालिक आए, और फिर नई दुनिया उसके नतीजे में तामीर हो। आई डोंट नो वो कैसी दुनिया होगी, नए नक्शे बने वो कैसे बनेंगे। और तीसरी सूरत यह है कि इसराइल में जो अपार्थाइड सिस्टम है, जो ये जो नस्ल परस्ती का यहूदी निज़ाम है, वहाँ जो सेहूनी निज़ाम है, उसका खात्मा हो, और समुंदर से लेकर दरिया तक या दरिया से लेकर समुंदर तक एक ऐसी रियासत कायम की जाए जहाँ फ़लस्तीनी हो या इसराइली, तमाम लोग एक जैसे हकूक़ के साथ जमहूरियत के तले रह रहे हों। फ़लस्तीनी इसराइलियों को तस्लीम करें, इसराइली फ़लस्तीनियों को तस्लीम करें, और क्या कहते हैं उसे, एक रजाकराना तौर पर लोगों को आने की भी इजाज़त हो और रजाकराना तौर पर लोगों को जाने की भी इजाज़त हो, या कोई बहुत बड़ी जंग पूरे खित्ते में। अभी तो बहुत बड़ी जंग नहीं है ना, ऐसा नहीं, आज भी गैस फील्ड पर गिरा है बम तो ट्रंप ने माजरत कर ली है ना, एक किस्म से उसने कहा है कि मेरे हुक्म के बगैर हुआ है, आइंदा नहीं होगा। आइंदा इसराइल भी नहीं करेगा और आइंदा ईरान भी ना करे, और अगर ऐसे हुआ तो वैसे कर देंगे। तो या तो एक बहुत बड़ी जंग की तरफ बात जाएगी जिससे एक नई दुनिया तामीर होगी, वो पता नहीं कैसे होगी, या ये है कि ईरान बिल्कुल खत्म हो जाएगा एक मुल्क और हुकूमत के तौर पर, और अमेरिका फातेह हो जाएगा, या अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी सालसी के नतीजे में कोई मुज़ाकरात होंगे और चीजें बेहतर हो जाएंगी। मुझे जंग हो या अमन, फलस्तीन के लोगों के लिए अब ये कब्जा जो इसराइल ने बनाकर रखा हुआ है पिछले 70-75 साल से, वो
बरकरार लेकिन रखना। बहुत नहीं, लेकिन मुझे लगता है अब अपना मैं शोजब साहब, आपका अपना जो रुझान है ना, आपने बताया नहीं, वो ये है कि मेरे ट्रम्प भाई जो है ऐसे माफी मांग के जाएगा। अच्छा, हाशिर साहब आप बताएं, मैं तो चूंकि अच्छा, आपने जो अगर हम नताइज दोनों में निकाले। नहीं, हम दोनों नहीं, हम दोनों में से जिसकी पेशगोई दुरुस्त हुई उसको क्या मिलेगा इनाम, ये बताया नहीं आपने ये? नहीं, हम क्या तो आपने ये तजिया बताया? अरे मांग रहे, पेशगोई तो प्रोग्राम, मांग ही नहीं कोई रहे। ये मतलब आप हमसे मतलब कोई हमें भी कोई इंसेंटिव देना तब एक मैं। एक खसूसी प्रोग्राम शमसुद्दीन रखेगा और उसमें वो 1.5 घंटा उस आदमी की शान में तकरीर करेगा जिसकी पेशगोई सच साबित हुई होगी, वो चाहे मैं नहीं हूं वो चाहे आसिफ भाई। हाँ, नहीं, चाहे नहीं वो चाहे जिसकी भी पेशगोई सही साबित हो, आप सिर्फ मेरी शान में तकरीर करेंगे, ठीक है? चले, हाँ ये भी ठीक ये कर लेंगे मतलब ये। आपको पता है आपकी शान में तो नहीं करेगा वो, आपका तो दोस्त है, दोस्त की शान में तकरीर के लिए दोस्त कैसा हुआ? है। ये पता नहीं मेरा दोस्त है कि दुश्मन है, मुझे तो अब ख्याल आता है कि नहीं नहीं, जो क्यों जो यार? सच्चे दोस्त होते हैं, जो सच्चे दोस्त होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं, ये यकीन रखिए। जो आपकी तारीफ कर रहे हैं ना मुंह पे, वो कभी आपका दोस्त नहीं है सच्चा। सच्चा चले दोस्त बाहर। कभी मुंह पे तारीफ नहीं करेगा आपकी, वो सिर्फ आपकी टांग खींचने में उसका जो है वो काम वक्त गुजरेगा। मैंने आशीष अच्छा भाई मेरा इसके ऊपर एक सेकंड में एक बात कर लूं, मैंने इसके कई प्रोग्राम देखे हैं, बहुत इंसानों की तरह प्रोग्राम करता है, लोगों की तवज्जो से बात सुनता है। डॉक्टर परवेज साहब के साथ इसका शो था, मैं वो डायलॉग था, मैं साथ गया हुआ था, इतना रिस्पेक्टफुल। इसने मेरे साथ कोई 8 प्रोग्राम किए हैं, मजाल है जो इसने मुझे कभी कोई जुमला पूरा बोलने दिया हो। यार तो वही तो बता रहा शोजब हूँ ऐसा आपको, नहीं था। एक इससे ये साबित हुआ कि दुनिया में आपका सिर्फ एक सच्चा दोस्त है। फिर मुझे ये कहता है कि इससे ना पब्लिक बड़ा खुश होती है, ये जब जब इस तरह होता है ना तो इस तरह लोग बड़ा खुश होते हैं। और नहीं। मैं इसकी और मैं इसकी क्लिप निकाल निकाल कर पहले लगाऊंगा ताकि लोगों को पता लगे कि इसमें बड़ा। हाँ, नहीं नहीं, पब्लिक की लेकिन खुशी मकसूद नहीं जो है, अगर मर्जी वो हो होता जाए, तो फिर तो। लेकिन जो हम्म। मर्जी हो जाए, जी आशिर भाई। आखिर में गालियां मुझे और शमसुद्दीन को पढ़नी है, ये गारंटी है, आपको नहीं पढ़नी। अच्छा देखिए नहीं नहीं, शोजब आप, ने भी गालियां खाने वाली कुछ बातें की है। शोजब ने तीन पेशगोई की हैं, मैं तीनों पहले दोहरा दूं फिर मैं आपको बताऊं। उन्होंने हम्म, कहा कि अफवाज वापस बुला लेंगे और ट्रंप माफी मांग लेंगे, ईरान पे न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा, और तीसरा ये कि एक जूश स्टेट जो है वो, सॉरी, एक नॉन जूश स्टेट जो है वो कायम हो जाएगी और जिसमें तमाम लोग हंसी खुशी रहने लगेंगे। 2026 में तो वंस अगेन मेरे पास भी कोई जामे जमशेद नहीं हो सकता, बिल्कुल ही गलत साबित हो जाऊं और शोज़ साहब बिल्कुल ठीक साबित हो जाए, बट 2026 में कम से कम इन तीनों में से तो कोई काम नहीं होने लगा। हम्म। अच्छा। पहली बात ये कि वापस किसे बुलाएंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड तो है ही नहीं। ये ईरान वॉर जो है, अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली ईरान वॉर नहीं लड़ रहा, ये अफगानिस्तान वाली वॉर नहीं है। तो वापस बुलाने का किसी को सवाल ही पैदा नहीं होता, दूर से उन्होंने ड्रोन मिसाइल शाइल मारने हैं, वो मार लेंगे, कुछ कर लेंगे। ट्रम्प साहब माफी मांग ले, अल्लाह पता नहीं सूरज जिस दिन मशरिक से निकला है उस दिन ट्रम्प साहब ने माफी मांग ली किसी से मगरिब दुनिया मगरिब में। मगरिब मगरिब तो मगरिब से, मशरिक से, जहाँ से सूरज चांद निकला है सूरज की जगह, मतलब मशरिक मगरिब तो छोटे काम हो जाएगा, तो ही वो माफी मांगेंगे, वरना माफी तो मैं नहीं मांगेंगे। वो इस दिन आके अलबत्ता ये कहेंगे स्टामर को कि तुम भी उतर जाओ यूके की गद्दी से, और शहबाज शरीफ से कहेंगे तुम भी चले जाओ, तुम्हारी जगह शोजब को हम प्राइम मिनिस्टर बना रहा हूँ, वो इस किस्म की बातें कर सकते हैं, माफी नहीं मांग सकते। और बूट्स ऑन द ग्राउंड है नहीं, तो वापस कुछ आने नहीं लगा। दूसरा ये नहीं कि न्यूक्लियर ये वॉर, अफवाज, ये जो जहाज वहाज भेजे हुए हैं, बैरी जहाज, और ये नहीं, जो वो जहाज तो वैसे भी वो तो गल्फ में हर वक्त रहते हैं, वो भी वापस नहीं आने लगे गल्फ में। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ वो एक आया था, वो तो वैसे ही वापस चला गया। अब तो वो करीब कोई जहाज है भी नहीं उनका, एनीवेज। उनकी जो बेसिस हैं वो अपनी बेसिस अपनी जगह रहेंगी, अरबों को उनकी बेसिस चाहिए, बेसिस कहीं नहीं जाती। थोड़ी बहुत तबाही हुई है वो, एक्चुअली वो हाथी के पाँव में सबके पाँव वाली बात है, वो कोई ऐसी तबाही नहीं है कि अमेरिका को बड़ा नुकसान हो गया। वो तो हमारे यहाँ एआई के जरिए हमने आधा अमेरिका और इसराइल तबाह कर दिया है, और हमारे रोज हमें बता रहे होते हैं कि अमेरिका की जो है वो अब बस इकोनॉमी मुंह के बल गिरने वाली है, तो कुछ नहीं होने वाला अमेरिका को। कैलिफोर्निया की इकोनॉमी जो है सिर्फ वो पूरे ईरान की इकोनॉमी से दुगनी है। तो वो छोड़ दें, वो साइज डिफरेंसेस इतने ह्यूज हैं कि हमारी सोच से बाहर हैं कि हम वो कहाँ पे खड़े हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं। तो न्यूक्लियर, अच्छा ये इस पहली चीज हो गई, ट्रंप माफी नहीं मांगेगा और कोई चीज वापस नहीं आएगी, ये मैं उसके बाद अपनी पेशेंट को बताया था, पहले मैं इन दिन का। न्यूक्लियर वॉर मेरा नहीं ख्याल कि होगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ईरान पे कोई न्यूक्लियर बम गिरा दिया जाए। ट्रम्प कुड भी, मतलब वो पागल हो सकते हैं बट इतना भी कोई पागल नहीं होता, नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल कि। मेरा था यह कि न्यूक्लियर बम अगर नहीं होगा तो उनकी आयल इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स जो वाटर के हैं। मेरा नहीं हो सकता हो, मतलब आपने तो न्यूक्लियर कहा ना, मैं न्यूक्लियर नहीं, ना मैं आई सेड कि एनीथिंग लाइक न्यूक्लियर, अगर अच्छा, हाँ एनीथिंग लाइक न्यूक्लियर के अंदर 1 लाख बंदा मर जाता है एक शहर में। सर, 1 लाख बंदा पिछले 3 सालों में एक नहीं सैटेलाइट नहीं और अपनी जगह पे मारा गया है, इट सर, डजेंट मैटर। यहाँ नहीं सर मार। 3 साल और 3 साल और 3 मिनट में बड़ा फर्क होता है। ठीक है, 3 साल और 3 मिनट में बहुत फर्क होता है ना।
ठीक है। पहली बात तो वो उसको मेरा नहीं ख्याल कि न्यूक्लियर होगा। और तीसरा उन्होंने कहा कि वो जो सब हंसी खुशी रहने लगेंगे, वो तो हरगिज ही नहीं होने लगा। तो इसराइल अभी कोई अपार्थाइड स्टेट मुझे खत्म होती नजर नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता कि एट्रोसिटीज में हो सकता है कि थोड़े बहुत पीस प्लान्स के तहत कुछ काम शुरू हो जाए, बट एक्चुअली वो जो है ना कि इट वुड नॉट बी ए जूइश स्टेट, दैट्स नॉट गोना फॉर वन रीजन और दी अदर। मैं आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर स्टेट है, मैं हमेशा से ऐसी स्टेट के हक में हूँ जो ना जूइश हो ना इस्लामिक हो, इंसानों को उनकी रंग नस्ल और मजहब पे परख के आप उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। चाहे वो इसराइल करे, चाहे वो पाकिस्तान करे, चाहे वो कोई और इंडिया करे। मतलब बिल्कुल इंडिया ठीक। में कल देखें ना, इंडिया में वो एक कल केरला स्टोरी 2 के तहत उन्होंने अहद लिया है लोगों से कि तुम मुसलमानों के साथ कारोबार नहीं करोगे। गंगा में अफ्तारी की है मुसलमानों ने, उन्हें गिरफ्तार कर लिया उन्हें। तो इंडिया भी मतलब माशाल्लाह पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच गया, जिसकी हम किसी जमाने में रवादारी की मिसाल दिया करते थे लेकिन आशिफ वजूहत भाई, दिया। अपनी पेज को भी ये तो तीन बताएं। काम नहीं हो रहे, ये तीन काम ठीक है, नहीं हो ठीक रहे। है, तो तो अपनी हो पेज गया। को मेरा यहाँ अपना पर ख्याल, काफी। मेरा अपना ख्याल ये है कि इट विल बी ए स्टेलमेट सिचुएशन। ईरान में भी रजीम चेंज नहीं होगी, बिकॉज जितना मैं ईरानीज को जानता हूँ, ईरानी जितना मर्जी नफरत करते हो मुल्ला रजीम से, दे विल नॉट अलाउ अ फॉरेन पावर टू कम एंड चेंज द रजीम। दे विल चेंज इट ऑन देयर ओन इन देयर ओन टाइम। तो आप खामेनाई को मारेंगे, उसकी जगह अली लारजानी आ जाएगा, अली लारजानी को मारेंगे, उसकी जगह एक और आ जाएगा, उसकी जगह एक और आ जाएगा। दिस चेन विल नेवर स्टॉप, और रिजीम चेंज नहीं होने लगी, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ। ठीक है। और मैं ये बताऊं, मैं बड़ी ईमानदारी से समझता हूं कि अमेरिका के थिंक टैंक्स में, इसराइली थिंक टैंक्स में, उन्हें ही पता था कि रिजीम चेंज नहीं होनी। उन्हें कुछ लोगों से इसको छुटकारा करना था। अगर आपने देखा हो तो माइक हैकबी के साथ 2 दिन पहले वो उसकी नेतन्याहू की एक आई है कि मेरे पास ये पंच कार्ड है, इसमें ये मैंने आई। 40 नाम लिखे हुए हैं। एक्चुअली हो सकता है कि उसने 40 नाम लिखे, उन्होंने 40 नामों को खत्म करना होगा, इनसे हम खत्म कर लें, अगले वालों से हम निमट लेंगे, बट उन्हें पता है कि अगले वाले आएंगे। तो रिजीम चेंज का शोषा छोड़ा जाता है, लेकिन ये नहीं होता। देखिए, जंग जो है ना, मैं इसमें एक बात करने लगूं जिससे कोई इत्तेफाक नहीं करेगा। जंग T20 मैच नहीं होती। जंग में कोई फाते और कोई शिकस्त खुर्दा, कम से कम मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर कोई शिकस्त खुर्दा, कोई फाते नहीं होता। जर्मनी हारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी देख लें कहाँ खड़ा है। कोई जर्मनी अमेरिका का गुलाम तो नहीं है। मैन इन द हाई कैसल आप देखें, एक पूरी सीरीज है, उसके अंदर बताया था कि जर्मनी जीत जाता तो क्या होता, बट अमेरिकन के गुलाम नहीं है जर्मन। जर्मन आर इंडिपेंडेंट नेशन नाउ। जापान जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं, और एक्चुअली कुछ अर्सा पहले तक वो अमेरिकन इकोनॉमी को चैलेंज कर रहे थे, टिल सच टाइम के चाइना ऊपर आ गया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हारे हुए लोग हैं। वियतनाम में अमेरिका हार के निकला। अब हार के निकलने से आपसी पता नहीं क्या मुराद है। मतलब एक जंग में आपके 4,400 बंदे मरते हैं और दूसरे मुल्क के 70,000 लोग मर जाते हैं, तो पता नहीं कौन जीता और कौन हारा। तो जंगों में फतह शिकस्त के फैसले इस तरह नहीं होते। अफगानिस्तान सल्तनतों का कब्रिस्तान बन गया। अफगानिस्तान पूरा, अफगानिस्तान में आप जाए आपको लगता है कब्रिस्तान में आप फिर रहे हैं। तो मतलब सल्तनतों का कब्रिस्तान, वो सल्तनतें जो है उसमें वो ऐसी जगह है कि अफगानिस्तान जहाज़ों से लटक लटक के उन मुल्कों में जा रहे होते हैं जहां पे, और गिर रहे होते हैं जहाज़ों से जिनको उन्होंने कब्रिस्तान बनाया होता है बकौल हमारे लोगों के। तो हम्म। जंगों में फतह शिकस्त नहीं होती मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर। आवाज फिर आपकी ऑब्जेक्टिव्स चली होते गई है हैं। हाशिर भाई। आवाज आ रही है अब? आ अब रही आ है, गई, आपकी पता बदल नहीं गई, बीच क्या में। मसला है? अच्छा। हमारे यहाँ तो मॉडर्न वॉरफेयर में आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ सामने आते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो प्रोपेगेंडा आप करते हैं, और कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपके रियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बाज़ औक़ात हमें और आपको और शोजों को पता भी नहीं होता कि रियल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए। कोई डिक चेनी को अंदर से, कोई इराक के अंदर से तेल का लाइसेंस मिल गया है कि नहीं मिल गया, हमें तो नहीं पता ना भाई, किसी ने हमें तो नहीं बताना कि क्या करना था। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम लेके क्यों चढ़े थे, क्यों रिजीम चेंज की थी, सद्दाम के साथ क्या डील नहीं हो पाई थी, क्या किस वजह से उसे उतारना था, जिसपे ईरान में खामनाई साहब ने बड़ी खुशी का इजहार किया था कि सद्दाम मर गया। तो रोल तो वहां पर भी ये रहे। मेरा अपना ख्याल है कि स्टेलमेट होगी। स्टेलमेट का मतलब ये है कि स्टेलमेट के बाद और इनकी टॉप लीडरशिप के वो कम से कम 20-25 बंदे फड़का देंगे। उसके बाद एक स्टेलमेट होगी, थोड़े सालसी वाले बात होगी, सालसी तो नहीं, बट कहीं ना कहीं ये टेबल पे बैठेंगे किसी न्यूट्रल मुल्क के अंदर। उसके बाद कुछ सैंक्शंस एक्चुअली लिफ्ट कर ली जाएंगी ईरान के ऊपर से, और ईरान को थोड़ा बहुत इकोनॉमी का हिस्सा बनाया जाएगा। और ईरान से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लीडरशिप अगली आएगी वो इतना हार्ड स्टांस नहीं लेगी इतनी तबाही के बाद। ये एक्सपेक्टेशन है। क्या ये होगा, ये नहीं होगा, वी डोंट नो। अगर हार्ड स्टांस लेंगे तो मेरा ख्याल है बेवकूफ़ी करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि अब कुछ दो की बुनियाद पे ईरानी अवाम को दुनिया के साथ उन्हें अब मजीद जोड़ने की ज़रूरत है। तो ये होगा स्टेलमेट निगोशिएशन। ईरान विल बी टू सम एक्सटेंट या ग्रेजुअली बिकम पार्ट ऑफ द ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये होने लगेगा। अमेरिका जहां है वहां खड़ा रहेगा। अरबों के साथ मजीद दिफाई दिफाई माहदे हो जाएंगे। अब्राहम अकॉर्ड जो है वो मजीद मुल्कों तक एक्सटेंड कर जाएगा। और गजा के अंदर कुछ रीबिल्डिंग का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। बट दैट्स द बेस्ट दैट आई कैन सी एट दिस पॉइंट इन टाइम।
तो मैं, क्या आपको लगता है कि इसराइल अपनी फोर्सेस विड्रॉल करेगा गजा के जो नहीं नहीं प्री नहीं 6 अक्टूबर वाली सिचुएशन पर नहीं होगा? नहीं नहीं, इस साल तो नहीं करेगा, 2026 में तो नहीं। चले बहरहाल, मैं तो हाशिर साहब आपसे ये पूछना था कि फिर मशरिकी वस्ता में जिन अरब मुल्कों पे ईरान ने मुसलसल मिसाइल हमले किए, तो एक तो ये है कि मुख्तसरन कि उसका कोई नकद फायदा आपको नजर आया, और आप उस हिकमत अमली को कैसे देखते हो? दूसरा, जंग बंदी के बाद फिर क्या ये दिल में जो खलिश आ गई है, ये जो हमले हुए, उसका कोई वो नहीं होगा? अरब ममालिक के साथ बिल्कुल वही दोस्ती यारी या ताल्लुक बन जाएगा? ताल्लुक इतनी आसानी से तो नहीं बनेगा। अरब ममालिक के साथ जो स्ट्रेन रिलेशनशिप है वो तो अपनी जगह मौजूद रहेंगे, बट मेरा अपना ख्याल ये है कि यूएस विल बी इंटरेस्टेड इन, जब ये कहानी स्टेलमेट वाली सिचुएशन जाएगी, यूएस विल बी इंटरेस्टेड इन हैविंग स्टेबल पोजीशंस हियर, बट एट द सेम मोमेंट यूएस वांट्स द थ्रेट ऑफ वॉर लूमिंग इन दिस रीजन, ताकि उसके चक्कर में जो सऊदी अरब के साथ दिफाई माहदे हैं, जो कुवैत के साथ दिफाई माहदे हैं, जो कतर के साथ दिफाई माहदे हैं, वो इन प्लेस रहें। अगर हर जगह सब कुछ कुशल मंगल हो गया तो पैसे बनने बंद हो जाते हैं। फिर शोजब भाई, मैं आपसे आखिरी सवाल करता हूँ, जितना आपने बोलना बोलने दूंगा, जुमला नहीं काटूंगा, वरना फिर आपने शिकायत लगानी है। वो ये है कि आपने जो पहला ऑप्शन बताया कि भाई अमेरिका माफी शाफी मांगेगा और निकलेगा, तो क्या इसके पीछे आपकी दलील या वो क्या है, गौर व फिक्र, जिसके बाद आप इस नतीजे पे पहुंचे? अभी तक जो तब 19 दिन में हुआ है, उससे अमेरिका को ऐसा क्या हुआ है कि जो आपको लगे कि भाई ये। नहीं नहीं, 19 दिनों में ईरानी जो मज़ाहमत है इस जंग के खिलाफ, जो रिजॉल्व है उनका, जो अज़्म है, वो चीज़ मुझे दिखाती है कि अगले कई महीने तक ईरानी इस जंग को सस्टेन कर सकते हैं। अगले कई महीने तक, मतलब अभी 20 दिनों में तेल की कीमत $72 से $110 आ चुकी है। तवक्को ये है कि अगर ये जंग चंद महीने चलती है तो तेल की फी बैरल कीमत जो है वो $200 तक चली जाएगी। और मशरक़ वस्ता की जो जीसीसी ममालिक हैं, यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर 23,000 परवाजें रुकी हुई हैं। पिछले 20 दिनों में इंटरनेशनल ट्रैफिक जो है अमलन मुअत्तल है इन ममालिक में, ख़ासतौर पर ये जो छोटे खलीजी ममालिक हैं यहाँ पर। ये दुनिया की टेक इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर है। ये दुनिया के जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके बड़े बड़े दफातर सारे यहाँ हैं। दुबई दुनिया का पहला, दूसरा, तीसरा बड़ा कारोबारी मरकज है। क्या ये मौजूदा माशी निज़ाम ये सकत रखता है कि 3 महीने या 2 महीने हर चीज़ इस तरह मुअत्तल रहे और ईरान भी लड़ता रहे? सारे लोग कह रहे हैं कि ईरान सालाना 55,000 ड्रोन रूस को यूक्रेन के खिलाफ फराहम करता था, दूर मार तक मार करने वाले। नहीं नहीं, 55,000, ये सिपरी की रिपोर्ट है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके फिगर से इख्तिलाफ, मैं जो फिगर सामने है उससे इख्तिलाफ नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है, मेरा ख्याल है फेक फिगर्स ये सालाना रूस को ड्रोन प्रोडक्शन की। फ्राम। हाँ। ईरान के पास इतना पैसा ही नहीं है, मतलब जो वेल, मेरा ख्याल है कि फेक फिगर्स हैं। वी कैन डिसाइफर दैट, बट ऑफ कोर्स हाँ। जो फिगर हाँ। सामने आई है आप उन्हें कोट कर रहे हैं। हाँ, तो दर्जनों हजार ड्रोन्स ईरान के पास जंग से पहले मौजूद थे। उनमें से खलीजी ममालिक में उन्होंने इस्तेमाल किए हैं 3600, और इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं लगभग 2000। और इसी तरह उनके पास जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी तादाद भी उनसे कहीं ज्यादा है, जो उनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। तो वो अगले 2 से ढाई महीने इस जंग में खलीज, इसराइल और अमेरिका को अंगेज किए रख सकते हैं। और जिस तरह उनके लोग मारे जा रहे हैं, और जिस तरह आशिर भाई ने भी कहा है कि ईरानी अपने मुल्क पर किसी गैर मुल्की का कब्जा कबूल नहीं करेंगे, जिस तरह मुश्तबा का माँ बाप सारे रिश्तेदार मारे गए, बीवी मारे गए, बच्चे मारे गए, ऐसे लोगों से ये तवक्को रखना कि वो जैसे अनकंडीशनल सरेंडर कर देंगे, ऐसी कोई सिचुएशन मैं तवक्को नहीं कर रहा। सो नहीं 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 होगा, नहीं होगा। हाँ, तो मैं आलमी मईशत के लिए कोई ऐसी जंग जिसमें एक फरीक मारने से बाज नहीं आ रहा और दूसरा फरीक मरने से बाज नहीं आ रहा, और इसके नतीजे में मईशत रुकी हुई है, ये सूरत हाल कई महीने चल नहीं सकती। मेरे मुझे इसीलिए आखिर मुझे तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि इस जंग की माशी कीमत के पेश नजर उन ताकतों को पीछे हटना होगा जिन ताकतों ने ईरान पर चढ़ाई की। वैसे आप दोनों ये देखें ना, जो हजारों लाखों लोग निकल रहे थे रिजीम के खिलाफ ईरान में ना, तो बहुत से लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना, वो कहाँ गए? शायद आप लोगों के जेहन में भी हो ना, वो तो निकल ही नहीं रहे ना, इसका तो ईरानी पसंद नहीं करते।
तो वो तो भाई जैसे हमले शुरू हुए तो ईरान के अंदर मुसलसल उनको धमकियां दी जा रही, अगर कोई अब निकला तो उसके साथ वही सुलूक होगा जो दुश्मन के साथ है, जो इसराइल और उनके फौजों के साथ हो रहा है। तो इस वजह से वो उनकी अक्लमंदी यही है, वो बेचारे बिल्कुल दबक के खामोश बैठे। और मैं तो कोई पेशगोई या इस तरह करने के औकात नहीं, और न मैं भी कोई एक पेशगोई करने हमने वाला था, तू भी लेकिन कर दे, बाद में हमारी नहीं है नहीं नहीं तो मेरा हमारी कौन सी मे- औकात है भाई, हमने भी कर मेरा दिए तू भी कर दे। नहीं नहीं, शमसुद्दीन देखे, मेरा ख्याल ये है कि इराक और लिबिया में जो अवाम का सेंटिमेंट था ना, वो शायद आमिरों के खिलाफ कहीं ज़्यादा स्ट्रांग था बनस्बत ईरान के। ईरान में है, उतना स्ट्रांग नहीं है। तो इराक और लिबिया में तो उसे ये बड़ी आसानी से कैश करने में कामयाब हो गए। देखिए, आखिर में कामयाबी उसी वक्त होती है जब अवाम खुद उठ खड़े होते हैं, बिल्कुल वरना ऐसे नहीं बिल्कुल हो सही। पाती कामयाबी। तो चले। ईरान में मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत होगी, लेकिन ईरानियों का जो अगेन वही जो उनकी अपने साथ अपनी जड़ों के साथ जो एसोसिएशन है ना, वो मजहब वाली एसोसिएशन नहीं है, वो ईरानी होने की हाँ एसोसिएशन है। वो इतनी हावी हो जाती है कि वो फिर किसी और के साथ नहीं खड़े होते। इराकी खड़े हो गए थे, लिबियंस खड़े हो गए थे, इवन शामी खड़े हो गए थे। इनका ज़रा मुश्किल होगा। दूसरा ये कि जो आपने नुकसान की बात की ना, नुकसान के फिगर्स बड़े अजीब से हैं। ईरान में कल तक जो ऑफिशियल फिगर्स आए हैं वो मेरा ख्याल है 1500 लोग मरे हैं। 900 लोग जो हैं लबनान में मरे हैं। 15 लोग इसराइल में मरे और 8 अमरीकी मेरीन्स मरे। 23 लोग टोटल। तो कंपैरिजन नहीं है, सैकड़ों गुना का फर्क है। तो ये नहीं कि कोई बहुत नुकसान हो रहा है उनका। और अरब्स तो बेचारे वो वैसे ही वो सांडों की लड़ाई में घास वो मरते हैं ना। ईरान को उसका फर्क पड़ता है, पता नहीं अमेरिका को उसका फर्क पड़ता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो तो जितने मर जाएं, कोई इधर उधर हो जाए। इतने यमन में इतने मारे गए, और उसमें ईरान की बड़ी सीरियस इन्वॉल्वमेंट थी। लाखों हजारों बच्चों के मेल न्यूट्रिशन से मरने में क्या ईरान की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी? क्या सऊदीया की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी? वो हमें नजर नहीं आया, हम गजा को रोते रहे हर वक्त। तो खैर एनीवेज तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये और ये शोज़ा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस खत्ते में जो इकोनॉमिक मफादात हैं उसमें टेक, मैं उससे इतफाक नहीं करता टेक हेडक्वार्टर होने का। टेक हेडक्वार्टर नहीं है यहाँ पे कोई। दुबई इज़ नॉट अ टेक हेडक्वार्टर। टेक इंडस्ट्री अभी भी यहाँ नहीं मुर्तकिज़। टेक कैलिफोर्निया में इंडस्ट्री या है तो चाइना सिलिकॉन में वैली। मुर्तकिज़ है, या अमेरिका की सिलिकॉन वैली में मुर्तकिज़ है, या तल अबीब में मुर्तकिज़ है। दुबई में कोई टेक की कोई ऐसा खास कमाल नहीं। दुबई बेसिकली रियल एस्टेट के सर पे और बेसिकली एक ट्रांजैक्शन हब के तौर पे खड़ा हुआ है। और वो भी बहुत फेक है। मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बताऊं, बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है। और मुझे लगता है कि इस दिन ये बबल दुबई का भी बर्स्ट होगा। हो सकता है इस जंग के नतीजे में बर्स्ट हो जाए। लेकिन यस, कतर के मफादात हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो एक नई शाहराह पे चढ़ दौड़ा था। अगर जो उसमें अभी तक कोई ऐसी कोई रुकावट नहीं नजर आ रही, लेकिन बहरहाल जंग खिंचती है तो मसला हो सकता है। और दूसरा ये कि मेरा अपना ख्याल ये है कि ईरान के बारे में जो फिगर्स हमें बताई जा रही हैं वो ज़्यादा वो होपफुल, वो जैसे कहते हैं ना, इट इज़ मोर होपफुल देन एनीथिंग। कि यार हैं इतने, बट मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के पास इतनी सकत है जितनी हम इमेजिन कर रहे हैं। हो तो एक, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं कोई डिफेंस एनालिस्ट इतना नहीं हूं ना, मैंने इतना कुछ स्टडी किया। और मुझे लगता नहीं है इकोनॉमिकली स्टडी करने के बाद कि ईरान के पास इतना कुछ बनाने के पैसे या इतने बनाने के रिसोर्सेज थे इतने सालों में जो वो सैंक्शंस वाली उन्होंने कहानी गुजारी है। बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह, और मुझे सिर्फ ये लगता है कि स्टेलमेट हो जाएगी और शायद बहुत जल्द हो जाएगी। और उसके बाद निगोशिएशन टेबल पर बैठ कर ये फैसला होगा कि ईरान को स्लोली किस तरह लाया जा सकता है। बट उससे पहले कम से कम 25 से 30 टॉप लीडरशिप जो है वो फारिग होगी ईरान की। चलिए, बहुत शुक्रिया शोजब। आप कोई अख्तितामी कलिमात कहें ना, ताकि आप कोई कसर रह गई है तो वो की तो वो पूरी हो जाए। शोजब। ये इख्तितामी उस्ताद। कलिमात। मैं उनके वजीर खारजा अब्बास अरागची की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हम ना सीज फायर मांग रहे हैं और ना फायर बंदी मांग रहे हैं। हम सीधा बहुत सीधा हम सीधा सीधा ये अमेरिका से इस तरह की जंग बंदी करना चाहते हैं कि आइंदा के बाद अमेरिका कभी हमारे ऊपर चढ़ाई ना करे। और तो नुकसान नहीं पूरा करे। हाँ, और दूसरा ये कि रेपरेशन ऑफ वार, हमें जो जंग के दौरान जो हमारा नुकसान हुआ है उसको भरा जाए। और उसके लिए आज उन्होंने ये कहा है कि हम अब नाए हुरमत से गुजरने वाले जहाज़ों से भी राहदारी के पैसे लेंगे, और खलीजी ममालिक से भी ईरान में जो रिकंस्ट्रक्शन होनी है उसके पैसे खलीजी ममालिक से भी लेंगे, क्योंकि खलीजी ममालिक पर अमेरिका के अड्डे हैं जो हमारे खिलाफ जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हम आज ये पहली दफ़ा उन्होंने कहा है, हम खलीजी ममालिक को अमेरिका की इस जंग में उनका हलीफ और मुआविन मानते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया शाशिर साहब आपका भी। मोहतरम शोजब अस्करी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत मैंने आप दोनों की गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखा। और आगे भी आप दोनों उस्तादान मोहतरम से इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। फलस्तीन जल्द आज़ाद होगा इंशाल्लाह।
जी जी, चले, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप सब सुनने देखने वालों का भी इंशाल्लाह फिर। असल में कुछ दोस्तों ने मुझसे बार बार कहा भाई आप दोबारा इन हजरात के साथ दोबारा प्रोग्राम रखे, तो मैंने कहा चले भाई, मेरी अपनी ख्वाहिश भी पांच थी लोग लेकिन चस्का लेते हैं हमारी बातों का, ये आप याद रखें, मैं आपको बता नहीं रहा नहीं, हूँ। नहीं नहीं, तो मुझे ये था कि भाई बार बार आप लोगों को जहमत देना मुझे मुनासिब भी नहीं लग रहा था, लेकिन आप दोनों की बहुत मेहरबानी, थैंक यू। ठीक शुक्रिया है जी। शुक्रिया। थैंक हाफिज। यू।